दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आज रविवार का दिन शाम के 7 बज रहे हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं संवाद अनकही अनसुनी ऐसी बातें, ऐसे चर्चे, ऐसे किस्से जिनका जिक्र यकीनन हर जगह होना चाहिए पर होता नहीं है। इसलिए आइए आज एक नया विषय लेकर के हम आपके बीच हैं और विषय हर एक आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। उमाकांत जी आवाज आ रही है? तो आ रही है? संजय भी आवाज आ रही है? उमा जी बोलिए जरा थोड़ा सा। हाँ, मेरे पास तो आवाज आ रही है ना, किसी की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? मेरे पास आ रही। हाँ अभी हाँ आई। सेठिया जी, आपकी आवाज भी आ रही है मेरे पास। ठीक है, सबकी आवाज आ रही है। आपकी आ रही है सेठिया जी? हाँ हाँ, सबकी ट्रांसफर हो गई है। संजय बाबू मेरी आ रही है? मेरी आवाज आ रही है संजय बाबू? सेठिया जी आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज संजय बाबू को नहीं आ रही शायद। मुझे सिर्फ संजय सेठिया जी बाबू की को आवाज आ रही है। संजय बाबू को आवाज आ रही है। उमाकांत जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है संजय बाबू? मेरी आवाज आ रही है संजय बाबू? सिर्फ उमाकांत जी की आवाज संजय जी को नहीं जा रही। जी अजय सर मेरी जी आवाज आ रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। संजय भैया एक काम करिए, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए आप। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और एक बार दोबारा आप लोगों के विषय से रूबरू करवाऊं, विषय से चर्चा करें। जिन विषयों को लोग यकीनन सुनना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उन विषयों की बातचीत होनी चाहिए, उन विषयों को लेना जरूरी समझते हैं। सो आइए, आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र से उत्तर भारतीयों का पलायन, जिम्मेदार कौन। मैं पहले ही दो चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात वो ये कि हमारा आज का यह सत्र, हमारी आज की यह चर्चा किसी प्रदेश, किसी पार्टी, किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंधित नहीं। अजय जी उनको बोलिए मुझे आवाज नहीं आ रही। किसी व्यक्ति के खिलाफ है। इसलिए रवि जी हमें केवल ये ध्यान रखना है। जी अजय सर। संजय जी को आवाज नहीं जा रही। हाँ मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करवा रहा हूँ मैं। जी तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आज का यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी प्रदेश और किसी जाति या किसी अन्य के ना समर्थन में है, ना ही किसी के पक्ष में है, ना ही विरोध में है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, महाराष्ट्र से ही नहीं, प्रदेश के अन्य अलग अलग इलाकों से लॉकडाउन मार्च के भीतर होता है। मार्च के भीतर जब लॉकडाउन लगता है तब से लेकर के अब तक अलग अलग प्रकार से हमें और आपको दिखाई देते हैं पलायन, और इन पलायन के आसपास, पलायन को समझते हुए, पलायन को जानते हुए हम उन्हें नाम दे देते हैं प्रवासी। प्रवासी क्यों कहा जाता है? जब अपने ही देश के भीतर कोई एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर जा रहा है। मैं इसे रिवर्स माइग्रेशन नाम की एक थ्योरी पढ़ रहा था। रिवर्स माइग्रेशन का अर्थ यह बताया गया कि जो पहले गांव से शहर आए थे और वो अब शहर से गांव जा रहे हैं, उसी को हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। और रिवर्स माइग्रेशन का अर्थ हम और आप बखूबी समझते हैं और समझ चुके हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण कि यह विषय आज लाजमी हो जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को परिचय करवा दूं हमारे आज के विद्वत जन,
हमारे आज के पैनल के वो व्यक्तित्व जो कि इस क्षेत्र के सिद्धस्थ हैं और यकीनन आज इस विषय पर बेबाकी के साथ खुल करके अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले नई दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय सेतिया जी। अजय जी, स्वागत है। नमस्कार सभी को। मेरे साथ नागपुर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के आदरणीय उमाकांत अग्निहोत्री जी, जो कि उत्तर भारतीय सभा का संचालन भी करते हैं, विदर्भ के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव का पद बखूबी निभाते हैं और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारतीयों की एक बुलंद आवाज के रूप में, एक बेबाक और निर्भीक आवाज के रूप में उमाकांत अग्निहोत्री जी की पहचान है। जो बनाया है खुद का बनाया है, जो किया है खुद के दम पर किया है। उमाकांत जी, स्वागत है। नमस्कार सब लोगों को। मेरे साथ आदरणीय संजय पांडे जी हैं। संजय पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है आदरणीय संजय जी। नमस्कार। स्वागत है रवि जी। नमस्कार रवि जी, मुझे आपकी आवाज अभी थोड़ी सी आई, बाद में टूट के आ रही। संजय जी फिर से कहें। मुझे आपने जो कुछ कहा उसमें सिर्फ स्वागत ही सुनाई दिया, बाकी और ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही बराबर। जी, मैं दोबारा से कह दूं, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी के बेहद करीबी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विश्वास जताकर प्रदेश इकाई की कमान सौंपी है उत्तर भारतीयों की, ऐसे आदरणीय संजय पांडे जी उपस्थित हैं। संजय जी, स्वागत है। नमस्कार जी, तो चलिए मैं चर्चा को खोल रहा हूं, लेकिन चर्चा में जाने से पहले सबसे पहला मुद्दा और सबसे पहला विषय हमारा ये है, आखिरकार इस विषय की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर यदि मैं रेलवे की बात करूं, हमने इतने लाख लोगों को मुंबई से और महाराष्ट्र के अन्य प्रदेशों से बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पहुंचाया, भेजा। पैदल चल करके जाने वालों की संख्या अलग है, बसों से चल करके जाने वालों की संख्या अलग है। इन सभी चीजों के भीतर कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र पर सवाल ये उठा कि क्या महाराष्ट्र के भीतर जो व्यक्तित्व, जो लोग, जो काम करने के लिए, जो रोजगार करने के लिए शहर के, राज्य के भीतर आए थे, क्या वहां की सरकारें, वहां की सामाजिक संस्थाएं, वहां के उत्तर भारतीय नेता क्या इतने कमजोर पड़ गए कि वे उनका आत्मविश्वास नहीं जीत पाए कि वे उन्हें वहीं रोकते और रोक करके वहीं पर उनके लिए व्यवस्थाएं करवाते। इसलिए विषय आना लाजमी है। तो सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं अपने तीनों पैनलिस्ट के पास जाऊंगा और आप तीनों को बता दूं कि सर आपके पास ओपनिंग रिमार्क के लिए 2-2 मिनट का समय है ताकि हम चर्चा को खोल सकें। मैं सबसे पहले आऊंगा आदरणीय उमाकांत अग्निहोत्री जी के पास। उमाकांत जी, ओपनिंग रिमार्क दें, 2 मिनट है आपके पास। संवाद में मेरे साथ में सम्मिलित सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, इस पर सोचना भी चाहिए
कि जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय महाराष्ट्र से पैदल चल के यूपी गए, बिहार गए, एमपी गए, यानी कि उत्तर भारत गए, इसके लिए जवाबदार कौन है? मैं एक चीज कहता हूं, इसके लिए जवाबदार कोई और नहीं, इसके लिए जवाबदार सरकार है, सरकारें हैं। ध्यान से सुनिए, इसके लिए जवाबदार सरकार है, इसके लिए जवाबदार सरकारें हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदार वो उत्तर भारतीय नेता भी हैं जो अपने को उत्तर भारतीयों का ठेकेदार बताते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उत्तर भारतीयों के ठेकेदार बोलकर एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, नगर सेवक बन जाते हैं। वो लोग जवाबदार हैं। कहां थे वो लोग जब ये हमारे उत्तर भारतीय भाई बहन मजबूरन इनको रोते चिल्लाते बिलखते हुए उत्तर भारत कोरोना महामारी के मारे पैदल जाना पड़ा, अपने गांव जाना पड़ा, नंबर एक। नंबर दो, हमारे उत्तर भारतीयों को वापस जाना क्यों पड़ा, पैदल क्यों जाना पड़ा? रेल सुविधा वहां थी, वो सुविधा इनको नहीं दी गई। बस सुविधा वहां थी, वो सुविधा उनको नहीं दी गई। और भी सरकार जब होती है, सरकार के पास में अनेक सुविधाएं होती हैं, क्योंकि सरकार के पास एक पूरी ताकत होती है, अपना पूरा तंत्र होता है, अपना हर चीज सरकार के पास होती है। लेकिन सरकार पूरे तरीके से फेल रही। अब कौन फेल रही, क्यों फेल रही, ये पूरा एक चर्चा का विषय है। और इस पे एक चीज मैं और बता दूं, चर्चा इस पे राजनीति को लेकर नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सरकार की जवाबदारी कुछ होती है, और जब सरकार फेल होती है तो बोलने का तो हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे हमको बोलने का अधिकार है। और हमारे जिन भाइयों के और बहनों के और बच्चों के, मासूम बच्चों के पैरों पे छाले पड़े हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मुंबई से जो उत्तर भारत जाएगा वो नागपुर होते हुए ही जाएगा। मैंने खुद अपनी आंखों से दूध पीते बच्चों को बिलखते देखा है, माताओं के पैर में छाले देखे हैं, मैंने भाइयों को, बच्चों को, माताओं बहनों को उल्टी करते देखा है, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, यह भी मैंने देखा है। लेकिन इंसानियत जिंदा थी। हर शहर में रहने वाले वो लोग जिनके अंदर इंसानियत है, जो ना नगर सेवक है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना मिनिस्टर है, जो इंसान है, वो अपने घर से भले 50 खाने के पैकेट बना के लेके आए होंगे, अपने घर से 5 जोड़ी चप्पल या जूते लेके आए होंगे, अपने घर से भले 5 लोगों के लिए कपड़े लेके आए होंगे, वो सब लोग लाए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। जिस भाई बहन को जिस चीज की जरूरत थी, चाहे बच्चों को दूध की जरूरत थी, चाहे बिस्किट की जरूरत थी, चाहे फूड पैकेट्स की जरूरत थी, चाहे चप्पल जूते की जरूरत थी, ऐसे लोगों ने, ऐसे सामाजिक संस्थाओं ने, और ऐसे जो इंसानियत भरे हुए जो इंसान थे, वो देवता के रूप में, भगवान के रूप में हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों को मदद कर रहे थे और उनके लिए दिन रात खड़े थे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विफल थी, और 100% विफल थी। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आई विटनेस हूं सरकार की विफलता का। बड़े अफसोस की बात है कि सरकार विफल हुई, इंसानियत जीती, और इंसानियत ने यह दिखा दिया कि अगर भेदभाव आपस में लोग ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, प्रदेश और भाषा का अगर एक दूसरे में भेदभाव ना करें, एक इंसानियत के रूप में, इंसान के रूप में अगर एक रहे, तो जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो इंसान ही इंसान के काम आता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो। आदरणीय उमाकांत अग्निहोत्री जी ने जिस बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र के भीतर इन्हीं की सरकार है,
इन्हीं के गठबंधन की सरकार है, और उसके बाद भी यदि ये बैठ करके ये कहते हैं स्वतंत्र रूप से कि सरकार विफल हुई है, इंसानियत जीती है, मैं इसे चर्चा में शामिल करूंगा। संजय पांडे जी ओपनिंग रिमार्क दें। संजय पांडे जी। नमस्कार। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सबसे पहले मैं रवि जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना एक ज्वलंत विषय के ऊपर में कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया है, तो उसके लिए मैं आपको अनेकों साधुवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि जो आपका शीर्षक है उत्तर भारतीय समाज पलायन, तो मेरा आक्षेप है इस बात को कि आप उस शब्द को बदलें कि उत्तर भारतीय समाज यहाँ से पलायन न हुआ, वो स्थलांतरित हुआ है। जिसका मैं उदाहरण अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। जैसे उमाकांत जी ने कहा कि इंसानियत मरी है, तो मैं उमाकांत जी आपके बात से सहमत हूं कि इंसानियत मरी है। इंसानियत नहीं मरी है, इंसानियत जिंदा रही है। इंसानियत जिंदा रही है, सरकार फेल हुई है। सरकार फेल हुई है और सरकारें फेल हुई है। इंसानियत तो जिंदा थी दोस्त। नहीं, सरकारें फेल हुई हो तो मैं बोलूं उसके बाद। देखिए ऐसा है कि उमाकांत जी ने जैसे कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उमाकांत जी की जनता कर्फ्यू लगने के बाद जैसे आपने कहा कि सरकारें फेल हुई, तो मोदी जी ने जब लगाया और उसके बाद जब लॉकडाउन घोषित किया, तो चूंकि ये एक नई बीमारी थी तो लॉकडाउन करने का एक हेतु था, और उस लॉकडाउन करने का हेतु सर्वप्रथम यह था कि कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्थापित करना था। और उसी के साथ साथ जब लॉकडाउन शुरू हुआ जनता कर्फ्यू के बाद, तो मोदी जी ने एक सबसे पहला काम किया कि सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया और आदेश दिया कि आप पूरे प्रदेश भर में लेबर कैंप, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था सरकारों ने करनी चाहिए, और जिसके लिए उपलब्ध राशि भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पास आई। इसका पूरा रिकॉर्ड है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर हुआ ये कि मैं मुंबई की बात करता हूं, मैं मुंबई में देखा हूं और पूरे महाराष्ट्र में आप सब कहीं भी बता दें कि ऐसी लेबर कैंप कहीं पर इन्होंने बनाई ही नहीं। और बताऊं आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और एनजीओ जितने थे, ये लोग अगर सहयोग नहीं करते, फील्ड पर नहीं उतरते, पूरे देश भर ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के सारे कार्यकर्ता इस अनाज और राशन के वाटप के कार्यक्रम में, मेडिकल के उसमें पूर्ण रूप से सहभागी हुए। पूरे देश में सेवा कार्य इन्हीं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही कर रहा था। और उसी को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये एक लिमिटेशंस है, जैसे आपने कहा कि भाई संस्थाएं हैं, सरकारों की लिमिटेशंस नहीं है, पर इंडिविजुअल्स की और बाकी लोगों की लिमिटेशंस है। और उस लिमिटेशंस को, उस लिमिटेशंस की एक हद है कि भाई आदमी कितना डोनेशन कर सकता है, कितना दान कर सकता है, कितना फूड पैकेट बांट सकता है। परंतु मैं आज आपके यहाँ पर एक बहुत जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूं कि ये पूर्ण नियोजित तरीके से ही कार्यक्रम हुआ है कि उत्तर भारतीय समाज यहाँ से स्थलांतरित हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में एज ए सरकार, एज ए गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी की सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पर जो पलायन आप लोगों ने देखा, और आप लोगों ने तो जैसे भाई उमाकांत जी ने कहा कि भाई नागपुर से होकर के ही गए हमारे भाई बहन, तो वो उनका जो दुख था, मैं उसको उस दुख पे कंपेयर करना चाहता हूं कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था, उस समय जो स्थलांतरण हुआ था, उससे भी भयानक कहानियां जो आपने देखी है, हमने भी देखी है। चिलकती धूप में हमारे भाई बहन बेटी कैसे किस प्रकार से यहाँ से गए हैं, पर उनकी व्यथा आज हमारे दिल में लग रही है। भले कोई भी समाज के हर उस व्यक्ति ने अपना सहयोग किया, अपने तरफ से जितना जिससे बन पड़ा उन्होंने किया। उमाकांत जी, मैं आपकी इस बात से पूर्ण तरह से
सहमत हूं कि लोगों ने बढ़ चढ़ के किया, पर महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो यंत्रणा नियोजन बनाना चाहिए था, उस नियोजन में पूर्ण रूप से फेल हुई। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण नियोजित तरीके से उनको जिम्मेदारी ही नहीं लेनी थी उत्तर भारतीय मजदूरों की। ये मैं स्पष्ट आपके पास कहना चाहता हूं। और केंद्र सरकार की जहां तक बात है, आप जो कह रहे हैं कि सरकारें फेल हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार ने पूर्ण नियोजन दिया, पूर्ण धनराशि दी और राज्य सरकार को पैसे दिए कि इन दिहाड़ी मजदूरों को, जो एक इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी के पिलर है, अगर ये दिहाड़ी मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है, तो किसी भी विश्व की इकोनॉमी चल नहीं सकती। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। और आज ये मजदूर यहाँ पर नहीं है, तो उसके वजह से अनलॉक के बाद में भी हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी की चालना नहीं हो पा रही है, जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा है और कोई भी उद्योग धंधा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण मदद मिली है। महाविकास आघाड़ी की सरकार कंप्लीट फेलियर है। आज भी देखेंगे तो कोविड को कंट्रोल करने में सबसे अगर पीछे कोई है तो महाराष्ट्र है, और सबसे ज्यादा दुर्गत कोविड के अंदर है तो हम मुंबई को की है। धन्यवाद। आदरणीय संजय पांडे की बातें की। पहली, उन्होंने ये कहा कि यहां से पूरी नियोजित तरीके से उत्तर भारतीयों को पलायन या स्थानांतरित करवाया गया। और दूसरी बात, उन्होंने प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और केंद्र की सरकार का समर्थन किया। हम आएंगे उस पर। अजय सेतिया जी, ओपनिंग रिमार्क पे। अजय जी। संजय जी और उमाकांत जी, आपका अभिवादन है। आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप इन चीजों को मेरे से कम बेहतर जानते होंगे। उस संबंध में मैं दिल्ली में हूं और मैं जानता हूं कि दिल्ली से भी बड़े मात्रा में पलायन हुआ। जैसे मुंबई में हुआ वैसे ही दिल्ली से भी हुआ, क्योंकि दिल्ली में भी बिहार से और यूपी से, खासतौर पर राजस्थान से भी बहुत सारे मजदूर आकर के काम करते हैं। सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि मध्यम वर्ग भी, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, इस लेवल के लोग भी दिल्ली में आकर रहते हैं। वो कुछ परिवारों को यहाँ रखते हैं, कुछ अपने परिवारों को गाँव में रखते हैं। और सबसे पहले तो ये घटना हमने दिल्ली में देखी कि किस प्रकार आनंद विहार बस अड्डे पर, जो कि यूपी और बिहार का रास्ता खोलता है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे अपने अपने गांव में जाने के लिए। मैं उमाकांत पांडे जी का अग्निहोत्री जी का सॉरी, मैं बिल्कुल जिसे कहता हूं कि प्रशंसा करूंगा इस बात की कि कांग्रेस में होते हुए उन्होंने ये कहा कि सरकारें फेल हुई। तो जब वो कहते हैं सरकारें फेल हुई तो वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार भी फेल हुई, जो जिसमें वो खुद भागीदार है महाराष्ट्र की, और केंद्र सरकार भी फेल हुई जो भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो उन्होंने निरपेक्ष भाव से इस बात को कहा। वो इस रूप से इसमें बधाई की प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने जो निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई और इसको भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास दिसंबर के अंत में यह बात सामने आ चुकी थी, क्योंकि भारत में पहला केस कोरोना वायरस का केरल में आ चुका था। भारत सरकार ने जनवरी फरवरी का पूरा समय लिया और मार्च 15 तक भी कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया कि इसमें करना क्या है। दूसरा, जो मेरी जानकारी में है कि सारे देश के अंदर जो कोरोना वायरस फैला, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो हिंदुस्तान में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, वो सबसे ज्यादा बॉम्बे में आती हैं, मुंबई में आती हैं, उसके बाद दिल्ली, चेन्नई, आपके बाकी राज्यों में आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां आती है। 1.5 लाख के करीब लोग लैंड कर चुके थे बाहर से, यूरोप से, चाइना से भी, और अपने एशिया की जो कंट्रीज हैं जहां पर कोरोना वायरस ऑलरेडी आ चुका था, वहां से 1.5 लाख के करीब लोग, सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई में लैंड कर चुके थे। और मेरी जानकारी में यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को फरवरी के मध्य में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करने का आग्रह किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा था कि
कुछ लोग अपने बुखार को छुपाने के लिए क्रोसिन की गोली लेकर के आ सकते हैं या आ रहे हैं, और इसलिए अगर आप थर्मो चेक उनका वहां पर करते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो अपने आप में जैसे कहते हैं कि कोई पक्का इलाज नहीं है इस बात का कि कोरोना वायरस नहीं आता। इसलिए जरूरी था कि एयरपोर्ट पर ही, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बात तो फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए थी, और उसके बाद यह करना चाहिए था कि जो फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पर चेकिंग होनी चाहिए थी। अगर वहां पर भी आप कोविड चेक करते, अब देखिए जब पहले हमने कोविड चेक करवाना शुरू किया, हमारे यहाँ टेस्ट शुरू हुए, तो उसमें 3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही थी, फिर 1 दिन बाद आने लगी, और आज स्थिति ये एक ही दिन के अंदर आ रही है। मैं समझता हूं कि जनवरी महीने में, फरवरी महीने में इस तरह का इंतजाम किया जा सकता था कि हम कोरोना की चेकिंग के इंतजाम, टेस्टिंग के इंतजाम कम से कम एयरपोर्ट पर कर देते। तो पहली बात तो ये हमारे से गलती हुई, और दूसरा, जहां तक मेरी जानकारी है, यूरोप के हर देश में जहां जहां भी लॉकडाउन किया गया, तो लॉकडाउन से पहले संसद में उस पर बहस हुई, उसका मंजूरी की गई। जापान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है करीब सिर्फ 10 दिन का हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो जापान के लोगों ने कहा कि हमारी जो भी स्थिति होगी, बंदे आदमी मरते हैं तो मर जाए, लेकिन इकोनॉमी को हम नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते, इसलिए लॉकडाउन नहीं चलेगा। तो यह बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जो हमारे यहाँ जो छवि बनी है कि उन्होंने जल्दबाजी में किया, जल्दी किया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने विलंब किया, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है। और उससे पहले संसद चल रही थी उस समय, और संसद में भी इस पर विचार नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने आज पार्टी मीटिंग बुलाई, और आज पार्टी मीटिंग बुला करके उसके अंदर सारे निर्णय लिए और सबसे मशवरा किया, विचार विमर्श किया, वो बात उन्होंने की है। लेकिन इसके बाद सवाल पैदा होता है कि जैसे कि संजय पांडे जी ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी राज्यों को सहायता देने। केंद्र सरकार ने पूरी जितना दिल खोल करके पैसा दिया, जिस राज्य ने जितना मांगा उतना उसको दिया। हालांकि बीच बीच में खबरें भी आई, महाराष्ट्र ने ये कहा कि हमने जितना मांगा उतना नहीं दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जो प्रोसीजर रहता है उस प्रोसीजर के अंतर्गत जो मेरी जानकारी है, राज्य सरकारों को भरपूर पैसा केंद्र सरकार ने दिया। अब केंद्र सरकारों की यहाँ पर कमी क्या होती है? कमी यह होती है, मेरा मानना यह है कि जैसे दिल्ली में शुरुआत में यह कहा गया कि फैक्ट्रियों के अंदर अगर जो काम कर रहे हैं लोग, फैक्ट्रियों के मालिक उनके अंदर ही रहने, खाने पीने की व्यवस्था कर दें, तो वो बाहर से लॉक करके अपना काम जारी रख सकते हैं। शुरू में यह हुआ, और ये व्यवस्था महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती थी? दिल्ली में तो हुई पहले, जब तक 40 दिन का लॉकडाउन नहीं हुआ उससे पहले ये व्यवस्था हुई, वहां हो सकती थी। मेरा मानना यह है कि एक बड़ा प्रयोग हुआ है, पहली बार ये दुनिया ने 1000 साल के अंदर शायद इस तरह का प्रकोप आया है पूरी दुनिया में, और ये इसमें सिर्फ भारत शिकार नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र शिकार नहीं है या दिल्ली शिकार नहीं है, पूरी दुनिया शिकार हुई है। और ये आपदा सामने आई है, जैसा देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में चाइना के माल पर निर्भर हो गई थी पूरी दुनिया। तो अब लोगों को लगने लगा है कि आत्मनिर्भर होना देशों का बहुत जरूरी है। टॉयलेट पेपर तो अमेरिका में खत्म हो गया। तो इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई है आत्मनिर्भर, तो और ये नई क्योंकि चीज आई है, तो इसलिए इस सरकारें इससे अनुभव लेगी और आगे से की जाएगी। मेरा मानना यह है कि अब जो चीजें आई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आई हैं, तो इस अनुभव से भी कुछ सीखना चाहिए। तो इस पर चर्चा करेंगे, तो हम ये भी बताएंगे, इस चर्चा में बातें निकलकर सामने आएगी कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं इस संबंध में। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, जिसके लिए राज्य सरकारें, मैं समझता हूँ, ज्यादा जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार को ट्रेन चलानी क्यों चाहिए थी क्लाइम करने के लिए? उनको जो कहा गया, केंद्र सरकार जो दावा कर रही है कि हमने इतनी ट्रेनें चलाई, इतने लोग भेजे, ये चलानी क्यों चाहिए थी? राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई कि वह उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करे? तो ये भी एक पहलू है इसका। जी, आदरणीय अजय सेतिया जी ने, मैं दरअसल पहले ये बता दूं कि अजय सेतिया जी महाराष्ट्र से तो है नहीं, लेकिन इनको रखने के पीछे का इस पैनल में कारण क्या है, जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको बताऊं कि अजय सेतिया जी देश के उन पत्रकारों में से हैं जो राष्ट्र के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बारीकी से, यहाँ तक कि अजय सेतिया जी को मैं इस हद तक फॉलो करता हूं कि कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या घोषणा होने वाली है, इनकी वॉल पर आपको 24 घंटे पहले मिल जाएगा। ये ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास पूर्व जानकारी में कहूं उपलब्ध होती है, इसलिए आदरणीय अजय जी को रखना आज यहाँ पर आवश्यक था।
मैं चर्चा को खोल रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कंधे पर सामान लेकर, कंधे पर बच्चे को लेकर, कंधे पर पत्नी को बिठाकर, कंधे पर बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता को बिठाकर, दूध मुहे बच्चे को गोद में लेकर के न जाने कितने लोग पैदल निकल गए, न जाने कितने लोग ट्रेन में भोजन के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। महाराष्ट्र से एक ट्रेन निकलती है और झांसी के भीतर जब वो ट्रेन पहुंचती है, तो आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा कि जैसे ही झांसी पर वो ट्रेन पहुंचती है, झांसी के स्टेशन पर लूट मच जाती है जो वहां पे स्टॉल्स रखे गए थे। आखिरकार इन सारी चीजों में हम लोग कमजोर तो पड़े हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। आदरणीय उमाकांत जी ने बिल्कुल सही कह दिया कि भाई सरकारें फेल हो गई, इंसानियत जीती है। लेकिन सवाल अब मैं उठा रहा हूं और आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। पहला सवाल, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या जितने लोग लौट गए हैं सारे सुरक्षित हैं? क्या सभी के पास रोजगार है? क्या ये खबरें नहीं आ रही कि चोरी हो रही है? क्या ये खबरें नहीं आ रही है आत्महत्याएं हो रही हैं? और लौटा कौन है? मजदूर लौटा है, धोबी लौटा है, नाई लौटा है, मोची लौटा है, सब्जी वाला लौटा है, केले वाला लौटा हुआ है, फल वाला लौटा हुआ है। लौटे कोई धनाढ्य परिवार के लोग नहीं है, जिनको हाथों में रोज का पैसा मिलता था, वो लोग लौटे हैं। उमाकांत जी, अब मैं चाहूंगा कि तीनों पैनलिस्ट कम कम शब्दों में बात करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर पाए। जी संजय जी बताएं। सेठिया जी ने जो अजय जी ने जो अभी कहा कि सरकारों ने ट्रेनें क्यों चलाई, तो आपके सवाल में ही जवाब है कि जब लॉकडाउन हुआ और जो मैंने आपको पूरी चीजें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरों के साथ महाराष्ट्र सरकार का व्यवहार हुआ और वो हताश हो गए, क्योंकि मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद में उनका एक रोड मैप था, जिस रोड मैप को महाराष्ट्र की सरकार ने फॉलो नहीं किया। यद्यप ऐसा होता है कि उन दिहाड़ी मजदूरों को यहीं पर सारी व्यवस्था अगर ये लोग कर देते, हेल्थ की, खाने की, पीने की, तो इतने बड़े पैमाने पे यहाँ से स्थलांतरित अपने मजदूर नहीं होते। और जैसे रवि जी ने अभी कहा कि क्या समस्या समाप्त हुई है, क्या जो यूपी जाकर के, जैसे आपने पूछा कि भाई चोरी हो रही है, ये हो रहा है, देखिए आज पुनः वापस वो मजदूर वापस आना चाह रहे हैं और धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं। परंतु ये एक इकोनॉमिक नहीं, एक सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब यहाँ से इतने बड़े पैमाने में यूपी, बिहार और उत्तर भारत में लोग गए हैं और वहां की सरकारें उनके लिए जो भी पर्यायी रोजगार के लिए प्रयत्न कर करके उनको रोजगार दे रहे हैं, परंतु ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना मुश्किल भी होता है, इसीलिए अब वापस भी आ रहे हैं। तो हमारा एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, या जो भी कहें, हम उत्तर भारतीय समाज के अपने आप को जो नेता मान रहे हैं, एक प्रतिनिधि मान रहे हैं और अपने परिवार के ही लोग आज ऐसे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम एक ऐसी कोई यंत्रणा बनाएं कि ये लोग जो वहां गए हैं उनको हम वापस यहाँ पर ला करके स्थापित करें और आने वाले भविष्य में उनके साथ इस प्रकार की घटना ना हो, इसके बारे में चिंता करें। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सभी ने मिलकर के एक नियोजनबद्ध तरीके से अपने भाइयों को वापस स्थापित करना है, वापस लाना है, और आने वाले समय में कोई भी सरकार रहे उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार ना हो, इसकी हमको चिंता करने की अत्यंत आवश्यकता है। और आदरणीय संजय जी ने ये बताया, तो ट्रेनें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं संजय जी मैं आ रहा हूँ। संजय जी ने जो बातें कही, संजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही। चलिए ठीक है, मोदी जी ने गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा भैया कि उस पर हम लोगों को, राज्य सरकारों को काम करना चाहिए था। यदि राज्य सरकारें आत्मविश्वास में ले लेती मजदूरों को, यदि राज्य सरकारें कहती कि आपके भोजन की व्यवस्था, आपके इतने दिनों की व्यवस्था, इतने महीनों की व्यवस्था हम यही करेंगे, यदि उत्तर भारतीय नेता संजय पांडे जी और उमाकांत अग्निहोत्री जैसे नेता सामने आ जाते, आदरणीय संजय पांडे जी भी एक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर भारतीय मोर्चा इकाई के अध्यक्ष हैं, हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा। उमाकांत जी उत्तर भारतीय नेताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जी उमाकांत जी कहें। देखिए, एक चीज तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको, जरा ध्यान से बात सुनना। मैं संजय पांडे जी की बात भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी और मैंने अजय सेठिया जी की भी बात बहुत ध्यान से सुनी। संजय पांडे जी, एक चीज तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इस समय चर्चा हो रही है उत्तर भारतीय कोरोना के मारे, महामारी के मारे जिस तकलीफ से पैदल उत्तर भारत गए,
उसके लिए जवाबदार कौन? तो सबसे पहले तो भले आप उत्तर भारतीय सभा के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष है, इसलिए आप मोदी जी के जिंदाबाद करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद करेंगे, आप आरएसएस की जिंदाबाद करेंगे, लेकिन आप यह मत भूलें आप उसी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो आपको सबसे पहले सिर्फ उत्तर भारतीयों की बात करनी पड़ेगी, ना कि राजनीति बात करनी पड़ेगी। आप मुझको एक बात बताइए, मैं भी उत्तर भारतीय सभा का अध्यक्ष हूं, लेकिन उत्तर भारतीय सभा किसी राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं है। उत्तर भारतीय सभा किसी राजनीतिक पार्टी से बंधी हुई नहीं है। और अभी अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो अपने उन भाइयों बहनों की बात कर रहे हैं कि जिनके पैर में छाले पड़े, जिनको पीने को पानी नहीं था, जिनको मजबूरी में यहां से उत्तर भारत जाना पड़ा। आप संजय पांडे जी फेल्योर बता रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को। किसी पे उंगली उठाना बहुत सरल होता है संजय पांडे जी, और ये आपकी मजबूरी है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब लेकिन सच्चाई को सुनिए, हिंदुस्तान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं, एक बंबई का, दूसरा दिल्ली का, जहां पर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय यात्री उतरते हैं। और ये जो बीमारी है कोरोना की, कोविड-19 हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, ये बाहर से आया, ये चाइना में पैदा हुआ और अलग अलग रास्तों से हिंदुस्तान में आया। तो 2 तरीके से आया, एक हवाई जहाज के माध्यम से आया और दूसरा पानी के जहाज के माध्यम से आया। हवाई जहाज के माध्यम से जल्दी आ गया, और जो हवाई जहाज सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उतरती हैं वो दिल्ली और मुंबई में उतरती हैं। तो ये ऑब्वियसली कि सबसे ज्यादा बीमारी मुंबई में आई, और जब मुंबई में आई तो फैली भी सबसे ज्यादा मुंबई में, दिल्ली में आई तो फैली भी सबसे ज्यादा दिल्ली में। अब लेकिन ये जो हवाई जहाज है ये केंद्रीय सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, ट्रेन केंद्रीय सरकार का विषय है, और दूसरी ये जो महामारी थी इस पे मॉनिटर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का था, प्रधानमंत्री जी का था। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार जो एसओपी तय करते थी, उस एसओपी को हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फॉलो करना पड़ता था। अगर वो मुख्यमंत्री या वो प्रदेश की सरकारें जो केंद्र सरकार ने जो एसओपी जो तय किया उसको नहीं मानती तो उनके ऊपर आरोप लगता, प्रत्यारोप लगता और उनके ऊपर कार्रवाई होती। अब आप मुझको बताइए, लोग यहां से गए, आपने बोला कि मोदी जी ने हर प्रदेश की सरकार को पैसे दे दिए ही दे दिए। क्यों यार, अब मोदी जी मोदी जी मोदी जी करना छोड़ो, जो गलत है उसको गलत बोलने की छाती रखो। खाली बोल देने से कि मेरी 56 इंच की छाती नहीं हो जाएगी। जो आपके उत्तर भारतीय भाई लोगों को तकलीफ हुई है, जिस सरकार के मारे भी हुई है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा संजय पांडे जी कि इस सरकार के मारे ये भाइयों को तकलीफ हुई है। आज मुझे एक बात बताइए, आपने बोल दिया लॉकडाउन, आज के बाद ट्रेन नहीं चलेगी, आज के बाद हवाई जहाज नहीं चलेगा, आज के बाद बस नहीं चलेगी, आज के बाद घर से कोई नहीं निकलेगा। माना भैया, हवाई जहाज नहीं चलेगा, ट्रेन भी नहीं चलेगी, बस भी नहीं चलेगी, घर से भी कोई नहीं निकलेगा, लेकिन हम घर में खाएंगे क्या? छोटा दूध पीता हुआ बच्चा दूध कहां से पिएगा? मेरी बूढ़ी मां, मेरे बूढ़े पिताजी दवाई कहां से लाएंगे? यह भी तो जवाबदारी केंद्र सरकार की है, यह भी तो जवाबदारी मोदी जी की है। लेकिन यहां पर ये फेल हुए, ये मानो खाली मोदी जी करने से नहीं होगा, खाली मोदी स्तुति गान करने से नहीं होगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा विषय सिर्फ एक है कि जो मेरे उत्तर भारतीय भाई बहनों को यहां से जाने में, वापस जाने में, वो वापस क्यों गए? ऐसी क्या मजबूरी थी? जैसा रवि ने बोला कि वापस कौन गया? दाढ़ी बनाने वाला वापस गया, सब्जी बेचने वाला वापस गया, रिक्शा चलाने वाला वापस गया, सिक्योरिटी की ड्यूटी करने वाला वापस गया। कोई बंगले में रहने वाला और कार में चलने वाला कोई उत्तर भारतीय गांव वापस नहीं गया। एक चीज। दूसरी चीज, संजय पांडे जी, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। आपने बोला कि महाराष्ट्र की सरकार ने षड्यंत्र रचा और यहां के उत्तर भारतीयों को भेजा। अरे उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र के कभी भी 7 जन्म में हम उत्तर भारतीय महाराष्ट्र का एहसान उतार नहीं सकते। जितने भी उत्तर भारतीय, इवन मैं हूं और चाहे संजय पांडे जी आप हो, आपके घर में भी जो दाल रोटी बनती है ना, वो महाराष्ट्र के मारे बनती है। हम लोग यहां
मुझे नहीं लगता यहां कोई ऐसा कोई भेदभाव। और किसी सरकार पे यह आरोप लगा देना, महामारी के मारे लोग गए हैं वापस, किसी सरकार ने नहीं वापस भेजा है। अगर आप ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर भारतीयों को उत्तर भारत में वापस भेजा, तो फिर केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार उनको हाथ पे बैठा के क्यों नहीं लेके घर पहुंच गई? क्यों फेल हुई ट्रेन देने में? राजनीति सिर्फ होती रही, सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रही, केंद्र सरकार रेल देने में फेल हुई। आज भी हमारे भाइयों के पैर में छाले पड़े, इसलिए हमारे बहनों के छाले पड़े। ये चीज मैं नहीं मानूंगा। इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप सिर्फ ये सिर्फ समझो कि हमारे उत्तर भारतीयों के साथ में जो तकलीफ हुई उसके लिए जवाबदार कौन, और आगे से वो चीज ना हो उस पर बात करो। किसी एक व्यक्ति की स्तुति गान मत करो, इस चीज के मैं खिलाफ हूं। या नहीं तो फिर राजनीतिक मंच पे बात करो, फिर हमारे उत्तर भारतीय भाइयों बहनों की बात मत करो, फिर बीजेपी कांग्रेस की बात करो, हम तो आमने सामने बात करेंगे। ठीक है, जब उत्तर भारतीयों की बात हो रही है समाज की बात होनी चाहिए। उमाकांत जी आपको रोक रहा हूं जी। संजय भैया आपके पास आ रहा हूं मैं। संजय भैया, आपने जो बातें रखी और उमाकांत ने जो बातें रखी, हम यहाँ पे राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पक्ष का किसी का समर्थन करने नहीं बैठे और किसी भी पार्टी की बात करने नहीं बैठे। जो लोग लौट गए हैं उन लोगों की स्तुतियां, उन लोगों को यदि हम देखें, संजय जी का शायद नेटवर्क का दिक्कत हो गया है। अजय सर ये बताएं, यदि सरकारें चाहती तो क्या ये वहां नहीं रुक सकते थे? क्या इनकी स्थायी व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था वहीं नहीं करवाई जा सकती थी एक किसी दूसरे स्वरूप में? जी अजय जी। देखिए, उमाकांत जी बहुत इमोशनल हो गए और वो अपनी राजनीतिक पार्टी के प्रति ज्यादा इमोशनल हो गए। मेरा यह मानना है कि पलायन जहां जहां भी हुआ है, चाहे वो दिल्ली से हुआ है, चाहे वो चेन्नई से हुआ है, चाहे वो मुंबई से हुआ है, यह राज्य सरकारों की विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता इसमें नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार का काम उनके लिए पैसा उपलब्ध करवाना था और केंद्र सरकार ने पूरा पैसा उपलब्ध करवाया है। यह बात सही है कि जल्दबाजी में, जिस जल्दबाजी में ये किया था, वो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। राज्य सरकारों के साथ भी एक बैठक पहले होनी चाहिए थी, लॉकडाउन करने से पहले या जनता कर्फ्यू लगाने से पहले। राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था और उस तरह से योजना बनाई जानी थी। लेकिन जब पलायन हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों को ये सारा इंतजाम करना था। केंद्र सरकार इतना कर सकती है कि गाइडलाइंस इशू कर सकती है और गाइडलाइंस को फॉलो किया राज्य सरकारों ने, लेकिन गाइडलाइन में ये नहीं था कि आप पलायन को कैसे रोकेंगे। तो उसके बारे में सिर्फ पैसा दे सकती थी और ये सब, और सामाजिक संस्थाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे देश के अंदर सामाजिक संस्थाओं ने इतना ज्यादा काम किया। और संजय भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार कार्य किया उसकी प्रशंसा ऐसे पत्रकारों ने भी की जो हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ थे, और ऐसे जाने माने पत्रकार जिनके बारे में छवि थी कि उनका काम सिर्फ भाजपा का और आरएसएस की आलोचना करना है, उन लोगों ने भी बकायदा इस तरह के कैप्सूल बना करके आधे घंटे के दिखाए, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुंबई में ही बहुत काम हुआ और पूरे देश में काम हुआ। लेकिन कांग्रेस सेवा दल कहीं दिखाई नहीं दी पूरे देश में। अब देखिए कि कांग्रेस सेवा दल का गठन क्यों हुआ था, जिस कार्य के लिए कांग्रेस सेवा दल का गठन हुआ था, कांग्रेस सेवा दल कहां थी? बिल्कुल दिखाई नहीं दी। हम इसको राजनीतिक विषय पर न लेके जाए। राजनीतिक जी, मैं आपकी बात से विश्वास नहीं रखता। कांग्रेस सेवा दल ने घर घर जाके लोगों को मदद किया, लगे जाके लोगों को अनाज पहुंचाया है। कांग्रेस सेवा दल ने, कांग्रेस, फिर आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हो, राजनीति मत लाइए। नहीं, घर घर में जाके लाया, घर घर हम लोगों ने काम किया है। मैं आपकी बात नहीं मानता। घर घर जाके हमने उनको खाने की चीज दी, हमने उनको पूरा राशन दिया, हमने लोगों को मदद किया है। गलत चीज है, हम पे गलत आरोप लगाओगे ऐसे नहीं होगा। ये आरोप का सवाल नहीं है, ये आरोप का सवाल नहीं है। ना तो हमने पूरे देश में ऐसी किसी अखबार में कोई खबर देखी, ना टीवी में देखा। जो हमें देखा, अगर आप नहीं, मेरे पास में अखबार की कटिंग है, मेरे पास में अखबार की कटिंग है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है पूरी, हमको सेवा करते हुए। लेकिन अब हमारी अच्छी चीज अगर किसी को दिखती नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक कहावत है कि सावन के लोगों को अंदर हरा हरा सुनाई देता है, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस ने घर घर लोगों को मदद की है।
हमारी कांग्रेस का सेवा दल ने, एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने, सब लोगों ने मदद की है। ऐसा थोड़ी है आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के ऊपर आप आरोप लगा देते, ये बर्दाश्त नहीं किया, गलत है ये। हम सारी चीजों का दौर कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिवाय राजनीति का कुछ नहीं किया है, पूरे लॉकडाउन में राजनीति का सिवा कुछ नहीं किया। केटिया जी आप पत्रकार हैं, केटिया जी आप पत्रकार हैं, आप बिल्कुल जो सच है वही बताइए। आप किसी के ऊपर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। उमाकांत जी चिल्लाने से उमाकांत जी भैया मैं चिल्लाने, आप तथ्यों पर जाइए, आप तथ्यों पर जाइए, आप तथ्यों पर नहीं जा रहे, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। परिवार को देखिए, आप तथ्यों पर जाइए, तथ्यों के सेवा दल के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आप ऐसे उंगली उठा देंगे और निराधार बात कर देंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? गलत बोल रहे हैं। सिर्फ इनके आरएसएस ने काम किया, इनके मोदी ने काम किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपको मालूम ही नहीं किया? हमारे पास फोटो है, हमारे पास वीडियो है, बताइए कहाँ आप पलायन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं था, ये विषय राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। मैंने जो ये संजय पांडे ने, संजय पांडे मेरी बात मैंने आपकी संजय जी अपनी बात रखें, संजय जी अपनी बात रखें, संजय जी अपनी बात देखिए, रखें। सामाजिक संस्थाओं को और राजनीतिक संस्थाओं को उसमें सेवा की भूमिका निभानी चाहिए थी, और उसमें काफी हद तक राजनीतिक दल खेल रहे हैं। अगर फील्ड पे जितना देवेंद्र फडणवीस जी घूम रहे हैं, उसका 10% भी उद्धव ठाकरे नहीं घूम रहे अपने बंगले में बैठ करके। देखिए, फील्ड में घूमने से वहां पिछले मेडिकल से आप अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, 3.5 महीने उद्धव ठाकरे अपने घर से नहीं निकले, सचिवालय नहीं चले गए, चीफ सेक्रेटरी सरकार चला रहा था। तो आपको पता नहीं है कि सरकार नरेंद्र मोदी कौन सी सड़कों पर निकल रहे हैं? नरेंद्र मोदी कहाँ चले गए? कैप्टन एक जगह बैठ के मैनेज करता है, बाकी सब लोग जो है काम करते हैं। सेठा जी कैसी बात कर रहे हैं? मोदी कहाँ जा रहे हैं? मोदी कहाँ जा रहे हैं? अमित शाह कहाँ जा रहे हैं? अमित शाह कहाँ? मोदी और उनका टकराव। मैंने आप तीनों को म्यूट कर दिया है, माफ करें। मैं ये चाहता हूं हम कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर बात करें, हम कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर बात करें। आज संजय जी और उमाकांत जी, हम कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर बात करें। आप दोनों उत्तर भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, उत्तर भारतीयों की बात करें। कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर बात करें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़कर बात करें। तो मोदी जी की स्तुति खामखा करना बंद करें, सच्चाई को समझे। विरोध में काम किया। और जो उमाकांत जी आप बता रहे ना कि मैंने जो कहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बड़े नियोजित तरीके से उत्तर भारतीयों को यहाँ से स्थलांतरित किया गया। मैं गलत है ये आरोप संजय जी आपका गलत है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र अभी सिद्ध कर दूंगा। आप कभी नहीं सिद्ध कर सकते मेरे भैया। आज आप भी जो एक सेकंड संजय जी, आप जो कमा रहे हो खा रहे हो, मैं जो कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, महाराष्ट्र में खा रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने जो महा जॉब पोर्टल निकाला है, उसके अंदर जाइए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पता है आपको? कि यहाँ पर नौकरी के लिए वही आवेदन कर सकते हैं जो भूमिपुत्र हैं। इसका क्या अर्थ है बताइए मुझे? ये उत्तर भारतीयों को क्या चीज बात कर रहे हैं आप? क्या संजय बाबू जरा फिर से बोलो। आप वो जाकर के देख लीजिए, महा जॉब पोर्टल करके महाविकास आघाड़ी सरकार ने नौकरी देने के लिए पोर्टल निकाला है। आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर ये लिखा है कि इसमें नौकरी के लिए अप्लाई सिर्फ भूमिपुत्र कर सकता है। क्या कांग्रेस ये देख नहीं रही है कि ये नियोजित तरीके से इनको भगाया गया ताकि यहाँ पर ये भूमिपुत्र का मतलब क्या है? अरे भैया, अभी एक बात बताओ, एक तरफ तो बात कर रहे हो, एक तरफ कोरोना की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ राजनीति की बात कर रहे हो। यार पहले ये बताओ, जो कोरोना में जो उत्तर भारतीय लोग यहाँ से जो वापस गए, उसके लिए जवाबदार कौन? विषय वो है, आपको उससे बात करनी चाहिए। आपको आप दूसरी ऐसा नहीं है अग्निहोत्री जी कि कांग्रेस सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार ने नियोजनबद्ध तरीके से उत्तर भारतीयों को यहाँ पर स्थानांतरित किया। उसका उदाहरण मैंने दे दिया, आप अपने आप चेक कर लीजिए। ये आपने आरोप लगाया है, आरोप आपने लगाया है, गलत है।
अरे भैया पलायन हुआ, पलायन के लिए लोगों की तकलीफें जिम्मेदार है। ये जवाबदारी पूरी एसओपी दिल्ली से आ रही थी। एक सेकेंड, टेम्परेरी बोल रहा हूँ दोस्त, टेम्परेरी बोल रहा हूँ। पलायन का अभी तो सारे उत्तर भारतीय वापस आ रहे हैं, रोज हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में वापस आ रहे हैं। अंतर जिला ट्रैवल को नहीं रोका जाना चाहिए, पर आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अभी जाकर के, परसों जाकर के आप देखिए केंद्र सरकार का डायरेक्शंस क्या है। 1.5 महीना पहले ही बोल दिया था पिछले टाइम कि अंतर जिला या इंटर स्टेट कोई ई पास नहीं लगेगा, और आपकी सरकार। अरे संजय पांडे जी, ये लॉकडाउन देखिए, सेठिया जी ने भी बोला है लॉकडाउन करने में जल्दीबाजी की, बिना किसी आयोजन के, बिना किसी प्रयोजन के नरेंद्र मोदी ने की है। और उनको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट को उनको घुमाना था, ये उनको राजनीति करनी थी, इसलिए जो है वो ये बड़ा है। ये देख लीजिए आप देख लीजिए अगर दिख रहा है, ये दिखाने से आधा ज्ञान रखने से संजय बाबू नहीं होता है। आधा ज्ञान मत रखिए, आधा ज्ञान मत रखिए, आधा ज्ञान मत रखिए। और राजस्थान सरकार की बात की है, यहीं पर ये दिखा रहा हूँ, देखिए आप देख लीजिए। अरे ये आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है संजय जी आपका। अरे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अरे आधा ज्ञान नहीं, अब तो मैं इधर से आपको कोई चीज दिखा दूंगा। जब वो कोई चीज इतनी इररिलेवेंट आप बात करेंगे, अभी बात क्या हो रही है, चर्चा का विषय क्या, अरे भाई चर्चा का विषय क्या है, आप उसको मुद्दे को क्यों भटका रहे हो। चर्चा का विषय यह है कि जो लोग यहाँ से गए उनकी परेशानी के लिए जवाबदार कौन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियोजनबद्ध तरीके से यहाँ से स्थलांतरित करने के लिए मजबूर किया। ये आपका आरोप सरासर गलत है, झूठ है। उमाकांत जी, संजय जी, 2 मिनट। उमाकांत जी, संजय जी, मैं आप दोनों से बड़ा ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि कृपया इसे टीवी डिबेट ना बनाएं, राजनीतिक बातें ना करें। राजनीति एक अलग विषय है, पलायन हो चुका है, लोग कैसे वापस आएंगे, वे किस हाल में हैं, किस बदहाली में हैं, चर्चा उस पर होगी। क्या उत्तर भारतीय नेताओं ने, उमाकांत अग्निहोत्री जी और संजय पांडे जी ने सड़कों पे उतर के लोगों की मदद की? क्या मैं भी पूछ सकता हूँ? मैंने की उत्तर भारतीय सभा ने की, उत्तर भारतीय सभा ने की है। आप देखिए हमारे उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित संजय निरूपम जी गली गली जाके काम किया लोगों ने। आप देखिए संजय निरूपम जी को, क्या सेठिया जी को संजय निरूपम जी की फोटो नहीं दिखी? क्या उनका काम नहीं दिखा? क्या टीवी पे नहीं दिखा? पूरे देश और दुनिया को दिख रहा है। सिर्फ सेठिया जी इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आपको नहीं दिखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखा, बाकी सबको दिखा, हिंदुस्तान की आबादी को। देखिए मैंने कांग्रेस सेवा दल की बात की है, संजय निरूपम कांग्रेस सेवा दल नहीं है। अरे भाई कांग्रेस का जहां सवाल है वो नहीं है। अरे तो सिर्फ बंबई में, एक सेकंड, हमारे नागपुर में सेवा दल ने काम किया है, और अलग जिलों में सेवा दल का काम किया है। सेवा दल ने बहुत काम किया है। आप लोगों को सरकार बचाने की चिंता पड़ी है उमाकांत जी। हमारा नेता आज भी पूरे महाराष्ट्र देखो सरकार बची हुई है, आपको सरकार गिराने की चिंता पड़ी है। अरे यार पहले अपने उत्तर भारतीयों की बात करो, कहां सरकार गिराने और बचाने की बात करते हो यार। जिस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए उस पर तो बात कर नहीं रहे हो, बेफजूल की बात कर रहे हो संजय पांडे जी। आप ऐसा थोड़ी होता दोस्त, आप उत्तर भारतीयों की बात करें, आप सरकार की बात छोड़ें, आप सिर्फ उत्तर भारतीयों की बात करें। मैंने आपको पहले जो बोल दिया कि मैंने दोबारा संजय जी और उमाकांत जी को म्यूट कर दिया है। कारण ये है, सरकार गिरने और सरकार बचाने की बात नहीं हो रही है। आप बोलते हो 36 घंटे वाला मुख्यमंत्री आपके पास है, इधर 3 पहिए वाली साइकिल चल रही है। अरे सर हम बात कर रहे हैं उत्तर भारतीयों की, आप लोग विषय को भटका दे रहे हो। अजय सेठिया जी अपनी बात रखें, अजय जी अपनी बात रखें। देखिए ऐसा है कि उमा अग्निहोत्री जी बहुत इसमें भावुक हो रहे हैं, असली मुद्दे से हटके बात कर रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि पलायन क्यों हुआ, क्या पलायन को रोका जा सकता था? मेरा मानना है कि पलायन को रोका जा सकता था, और पलायन को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ, केंद्र सरकार ने इसमें आग में घी डाला जब उन्होंने ट्रेन चला दी। ट्रेन चलाने के बजाय केंद्र सरकार को कहना चाहिए था
कि आप व्यवस्था करें, इनकी बॉर्डर सील करें और बॉर्डर सील करके वहां पर कैंप लगाएं और आपको पैसा दिया जा रहा है, हर हेड के हिसाब से पैसा दिया गया और सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही थी। इसलिए ये काम राज्य सरकारों का था, इसको कंट्रोल करना। बाकी सारी चीजें जो है वो प्रशासन करता है, लेकिन राज्य सरकार सारी सामाजिक संस्थाओं को लगा सकते थे, खुद भी लग सकती थी, जिलाधिकारी लग सकते थे और वो सारी चीजें हो सकती थी, प्लान को रोका जा सकता था। और दूसरा मेरा मानना ये है कि उन इंडस्ट्री की भी, उस इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी थी जो इंडस्ट्री उसको रोजगार दे रही थी। उस इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसको अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखना चाहिए था और उस हिसाब से उनको, क्योंकि जल्दी से इकोनॉमी को भी रिवाइव करना, दोबारा से इंडस्ट्री को शुरू करना, उसके लिए जरूरी था कि इंडस्ट्री भी उसका ख्याल रखती। और केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ये थी कि राज्य सरकार इंडस्ट्री के साथ बात करते, इंडस्ट्री के उद्योगपतियों को बुला करके उनसे बात करें कि आपके जो लेबर है, आपका जो कर्मचारी है, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार कितनी कर सकती है, उसकी क्या भागीदारी हो सकती है फाइनेंशियली और आपकी कितनी भागीदारी हो सकती है, ताकि ये लोग बाहर ना जाए, अपने घरों में ना जाए। आज स्थिति ये है कि जो लोग वहां से आ गए, अपने गांवों में रह रहे हैं, वहां भी उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वहां भी उनकी हालत बुरी है और मुंबई में भी उनकी हालत बुरी थी। उनकी हालत आज मुंबई से भी ज्यादा बुरी है गांवों के अंदर। मैं जा चुका हूं, मैं उत्तराखंड में गया हूं, यूपी में गया हूं, मैं जाकर के गांव में देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों से जो दिल्ली से प्लान करके गए हैं, मेरे अपने घर की जो कर्मचारी थे वो जो गई है, मैं उनसे फोन पे बात करता हूं, उनकी स्थिति आज भी बहुत बदतर है। और इसके लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी, क्योंकि काम तो राज्य सरकारों के अंतर्गत कर रहे थे ना लोग। और महाराष्ट्र में तो खासतौर पर मुंबई में 30% के करीब लोग जो है वो बाहर के हैं, जो कम से कम 30% मेरा मानना है, भले ही आंकड़े सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, 2011 की जनगणना कुछ भी कहती हो, लेकिन 30% के करीब जो है उत्तर भारतीय है। लेकिन वहां का दुर्भाग्य भी ये रहा है कि सुनील दत्त के बाद संजय निरुपम या फिर कृपा शंकर, इनके अलावा कोई उत्तर भारत का बड़ा नेता वहां पर हुआ नहीं जिसकी से हो और वो चीजों को संभाल सके। और तीनों के तीनों नेता कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर ज्यादा तारतम्य रहा है, संबंध रहा है, क्योंकि मैं तीनों जो नाम लिए, सुनील दत्त, संजय निरुपम और कृपा शंकर, तो ये तीनों ही कांग्रेस के नेता रहे हैं। और ये अगर सामने आते तो चीजों को बेहतरी से संभाला जा सकता है। अब संजय दत्त जी तो रहे, सुनील दत्त तो रहे नहीं, लेकिन प्रिया दत्त की एक भूमिका अच्छी हो सकती थी, प्रिया दत्त भूमिका निभा सकती थी इसमें। तो अगर ये इस तरह के जिनका राजनीतिक कद है, इस तरह के नेता अगर उसको संभालते, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये थी कम से कम कि उत्तर भारतीय नेताओं को भी बुलाते, सभी राजनीतिक दलों के, और एक समन्वय बैठक होती और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते और उनको रोकने की वहां पर व्यवस्था की जाती। और अब टीचर का मेरा मानना यह है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, कि पूरी दुनिया में यह सोचा जा रहा है कि जैसे अमेरिका जो है वो पूरी तरह चाइना पर निर्भर हो गया था, भारत का जो पूरा उद्योग है मोटे तौर पर बंद हो गया पिछले 25 सालों में, जो हमने 1900 बल्कि 30 सालों से 91 से जब से हमने उदारवादी नीति अपनाई है, तब से लेकर के लगातार हमारी इंडस्ट्री खत्म होती गई, बंद होती गई। आज आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, तो इसमें कुछ नए रूप भी सामने आने चाहिए, नई चीजें जुड़नी चाहिए, जिसकी तरफ ना तो केंद्र सरकार का ध्यान है ना राज्य सरकारों का ध्यान है। जैसे इस तरह का नियम बनाया जाना चाहिए कि जो 50 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री लगेगी वो कंप्लेक्स के अंदर ही अपने स्टाफ के रहने की व्यवस्था करेगा, और रहने और खाने की व्यवस्था जो है कंपनी करेगी, इंडस्ट्री करेगी, और उसके अलावा जो सैलरी होगी, मतलब सैलरी में माइनस करके उसके आवास का, उसके खाने का, तो ये हमेशा के लिए समस्या सॉल्व होगी। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या सॉल्व होगी। तो इस संबंध में एक पूरे विजन की जरूरत है देश में, ताकि जो चीजें हमने अनुभव की है उस अनुभव से कुछ सीख सके। तो अब आने वाले समय में ये होना है। और अब तक जो मेरी जानकारी है कि जो लोग वहां से निकल के आए थे, महाराष्ट्र की आज हम बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से जो निकल के आए, खासतौर से मुंबई से, वो काफी हद तक वापस जाने को तैयार है। और बहुत सारे, मेरे ख्याल है 25-30% के करीब तो लोग वापस जा भी चुके हैं। अब वहां पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, लोकल बस तो खराब शुरू हो गई है, तो वो अपनी इंडस्ट्री में कैसे जाए, इंडस्ट्री कैसे शुरू हो, इंडस्ट्री के पास पूंजी नहीं है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको पूंजी की कैसे व्यवस्था करवाए, रिजर्व बैंक किस प्रकार उनको बाहर से पूंजी दे, क्योंकि बहुत सारी तो इंडस्ट्री इस तरह की थी जिनका सामान खराब हो गया बड़े लॉकडाउन के अंदर, जो कंज्यूम होने वाला सामान था वो खराब हो गया, तो उनको नए पैसे की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब तक ये आपके ट्रेन नहीं चलेगी, लोकल ट्रेन नहीं चलेगी, बसों की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मजदूर वहां पर जाकर के, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में
सिर्फ कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग अपने ऑफिस में जा रहे हैं, जिनके पास कारें हैं, जिनके पास स्कूटर है, तो लेबर तो नहीं जा सकता क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं चल रही है। तो इसलिए अजय जी मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय जी आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपने जितनी चीजें बताई हैं एक एक बात आपकी लॉजिक के साथ जुड़ी हुई है। यदि राज्य सरकारें चाहती तो उनके लिए व्यवस्थाएं करवा सकती थी। उमाकांत जी आपके पास आऊंगा। संजय जी कहें। संजय जी। मैं अजय जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि जो बॉर्डर सील करने की बात कही, मैं अभी विषय पर ही हूं। बॉर्डर सील करने की जो बात कही थी कि यहाँ से मजदूर पलायन न हो, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि कोई किसी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं था। ट्रेनें चलाई इसलिए क्योंकि राज्य सरकार इनका देखभाल करने में विफल रही। ये बात सबने देख लिया, मैं इस पे और ज्यादा भाष्य नहीं करना चाहता। जहां तक बात आपने जो कहा उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। यही मेरा कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पास दिशा नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। मैंने पत्र लिख करके शुरुआत में कहा था कि जो जितने ट्रेड यूनियंस हैं, जितने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट्स है, बीएमसी के डिपार्टमेंट्स है, एसआरए के डिपार्टमेंट्स है, इन सभी डिपार्टमेंट के सीईओस को, आईएएस अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग को, इन लोगों को बुला करके और जितने ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमसीएचआई है, एसोकैम है और जितने ऐसे नेरेटको है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को बुला करके उनसे बात कही जाए कि भाई आपके यहाँ पर जहां जहां जो जो साइट चल रही है वहां पर लेबर के रहने की, खाने की आप व्यवस्था कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 80%, उमाकांत जी 80%, अगर आपके यहाँ पर एक कोई बिल्डर है जिसके यहाँ पर 100 लेबर है, वो बिल्डर वैसे ही डोनेशन करके औरों को खाना खिला रहा था, क्या अपने लेबर को 2 महीना 3 महीना खाना नहीं खिला सकता था? पर बात यह थी कि नियोजन नहीं था, जिसकी वजह से उनको डायरेक्शंस नहीं दिए गए। यद्यप उमाकांत जी आप भले आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा लिया, कुछ बोले, पर इस बात से आपको सहमत होना ही पड़ेगा कि यद्यप इस एंगल से, इस हिसाब से उन सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को बोला जाता कि भाई ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है इनको बुलाओ, इनको बोलो कि आप अपनी यादी दे कि यहाँ 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 हमारे साइट्स चल रहे हैं, रोड के साइट्स है या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की साइट्स है, इन सभी लोगों के यहाँ पर इतने इतने मजदूर है और उन सभी मजदूर की उस ठेकेदार या बिल्डर या उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी लिखित तौर पे दे दी कि इसमें का अगर कोई भी आदमी भूखा मरा तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। एक दूसरी बात, मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन के बाद में इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से साइट पे कितने लेबर है, इसमें कई हफ्ते चले गए। ये विफलता थी, ये मैंने भी देखी, आपने भी देखी, और आप इस बात को मान्य कीजिए। जैसे अजय जी ने कहा कि अगर इस प्रकार से नियोजन लगा के करते तो जो तकलीफें हुई हैं वो कम होती, पर क्योंकि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, रोड मैप नहीं था, जो मैंने शुरू में कहा था, मैं मोदी मोदी कर रहा, ऐसा नहीं, मेरे ही अपने भाइयों को तकलीफ हुई है, लेकिन वो मोदी जी की वजह से नहीं हुई है। यहाँ पर प्लानिंग की प्रॉब्लम थी। उमाकांत जी आप इस बात को मान लीजिए, भले आप अभी ना माने चैनल इस लाइव डिबेट पे, बाद में आप मेरी बात जरूर मानेंगे मुझे पता है, पर ये बात अगर होती तो जो मेरे अपने उत्तर भारतीय समाज में दिहाड़ी मजदूरों को जो तकलीफ हुई है वो कम होती, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता। दूसरी बात, हर उत्तर भारतीय नेता अपने अपने तौर पे उन्होंने कुछ हर अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जगह पर हर किसी ने योगदान किया है। ये बात अत्यंत अनुचित होगी कि भाई किसने कम किया, किसने ज्यादा किया। जिसकी जितनी ये है उसने, उस आदमी ने अपने अनुसार उतनी मदद पहुंचाई है, खुद तकलीफ में रह करके भी आदमी ने मदद पहुंचाई है। इंसानियत इस बार हर किसी ने दिखाई है और इस बारे में तो कोई दुमत नहीं है। जी संजय जी ने कितनी प्यार से बात की। मैं आप दोनों से यही अनुरोध करूंगा कि जितनी प्यार से बात हो सकती है, मोहब्बत से बात हो सकती है, बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं। और मेरा मानना है उमाकांत अग्निहोत्री और संजय जोशी जिस दिन एक मंच पर खड़े हो जाएंगे, महाराष्ट्र से उत्तर भारतीयों के पलायन छोड़िए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उमाकांत जी अपनी बात रखें। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि ऐसी चर्चाएं शांति से होनी चाहिए और मैं भी इसी का पक्षधर हूं। चर्चा शांति से शुरू हुई, लेकिन जब चर्चा का विषय उत्तर भारतीय थे और उत्तर भारतीयों की परेशानी थी जो मजबूरन उनको जाना पड़ा, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मुझे, रवि शुक्ला जी, आप अच्छे से जानते हैं, आप एक बात बताइए, मैं उत्तर भारतीय सभा का विदर्भ का अध्यक्ष हूं। आपने उत्तर भारतीय सभा के कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं,
क्या आपने उत्तर भारतीय सभा के मंच से आपने जरा सी भी कभी राजनीति देखी? या मैं कभी भी उत्तर भारतीय सभा के मंच से राजनीति करता हूं? उत्तर भारतीय सभा के मंच पर हर राजनीति पार्टी के लोग आते हैं जो उत्तर भारतीय हैं, और उस मंच से हम सिर्फ उत्तर भारतीयों के उत्थान की बात करते हैं। और आज भी विषय हमारा उत्तर भारतीयों के उत्थान की चिंता है। उत्तर भारतीयों को जो यहां से जाने में कोरोना के समय तकलीफ हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो हो गया वो अब पास्ट हो गया, आगे वो ना हो, उसके लिए क्या हो ऐसा, उसके लिए सबको बैठ के बात करनी पड़ेगी। और ये सबको भूलना पड़ेगा कि उत्तर भारतीयों का ठेकेदार मैं हूं, उत्तर भारतीयों की ठेकेदार ये राजनीतिक पार्टी है, या उत्तर भारतीयों का ठेकेदार कोई व्यक्ति विशेष है। उत्तर भारतीयों का ठेकेदार कोई नहीं है। आज समाज की बात समाज के मंच पर समाज के लोगों के साथ बैठकर ही करनी पड़ेगी। और इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में कमाने खाने के लिए आए हैं, वो आज मेहनत मजदूरी करके, मेरा शब्द को ध्यान देना, मेहनत मजदूरी करके भले वो आज मर्सिडीज पे चल रहा हो, भले वो आज उसका जुहू में बंगला हो, लेकिन उसको ये नहीं भूलना है कि पहले दिन जब वो बंबई आया था, कुर्ला स्टेशन पे उतरा था या दादर स्टेशन पे उतरा था, तो पहले दिन वो स्टेशन पे ही छोया था, और दूसरे दिन उसको छत देने वाला कोई रामटेके, सोनटक्के, देशपांडे, ठाकरे, यही हमारा भाई था। और उसके बाद अगर ऐसे हमारे महाराष्ट्रियन भाइयों को, जिन्होंने हमें अपनी छत मुहैया कराई, जिन्होंने हमको अपना माना यहां पर, उनके ऊपर अगर ऐसा हम आरोप लगा देंगे, तथ्यहीन आरोप लगा देंगे कि वो षड्यंत्र रच के हमको मुंबई से और महाराष्ट्र से कोरोना के समय बाहर भगा रहे थे, तो ये गलत है। हमारी चर्चा ये होनी चाहिए, हमारा विषय ये होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं सेठिया जी, नागपुर में जो ये टोल टैक्स होते हैं, वहां पर जितने भी लोग उत्तर भारतीयों को मदद कर रहे थे, जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी पुरुष थे, जितने भी बुजुर्ग थे, कोरोना महामारी की चिंता ना करके मास्क लगा के जो मदद कर रहे थे, उसमें तकरीबन 70 से 80% महाराष्ट्रियन भाई लोग थे। तो जब 70 से 80% महाराष्ट्रियन भाई लोग उत्तर भारतीयों को रास्ते में, रोड में, हर जगह मदद कर रहे थे, घर से बना के खाना लाके खिला रहे थे, तो उन पर हम इस तरीके से अगर आरोप लगाएं तो ये आरोप गलत है। और उत्तर भारतीय एहसान फरामोश नहीं होता। इसीलिए उत्तर भारतीय को आज महाराष्ट्र में जिन महाराष्ट्रियन भाइयों ने हम लोगों को सहयोग किया, हमको जगह दी, हमको अपना समझा, और आज इसीलिए मेहनत करके पसीना बहाकर अपने गांव से हम यहां आए। अटेची में बंगला लेके कोई नहीं आया था, अटेची में कार लेके कोई नहीं आया था, यहां मेहनत की, और उसका फल यह है कि आज उत्तर भारतीयों के पास में अपनी गाड़ी भी है, मकान भी है, दुकान भी है, सब कुछ है। लेकिन जिन भाइयों के पास में नहीं है, और जो भाई मजबूरन यहां पर कोरोना महामारी के मारे चले गए, अब वो वापस आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया होता तो शायद वो वापस नहीं आते। आज अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको मालूम है कि वो सही जगह थे और सही जगह वापस जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के ऊपर अनुचित आरोप करना, उंगली उठाना, ये गलत है। और उसको ऊपर से षड्यंत्र बता देना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर भारतीय एहसान फरामोश नहीं होता। ये चीज हमारी चिंता है। और आगे उत्तर भारतीयों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सब लोगों को बैठ के, सभी उत्तर भारतीय संगठन को बैठ के, सभी उत्तर भारतीय भाइयों को बैठ के ऐसा एक नया नियोजन करना चाहिए, ताकि कभी भी आपत्ति विपत्ति आए तो हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों के ऊपर इस तरीके की कोई तकलीफ ना हो और उनको हम मदद करने में सक्षम हो। उमाकांत जी ने जो बात कही है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा इसके अंदर में आपको सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के भीतर में करीब 100 से अधिक, संजय भी आ रहा हूं, संजय भी आप के पास आ रहा हूं, महाराष्ट्र के भीतर करीब 100 से अधिक, अजय जी आपकी जानकारी के लिए भी, कि करीब 100 से अधिक
संस्थाएं हैं जो उत्तर भारतीयों के नाम से रजिस्टर्ड हैं, उत्तर भारतीय सभा हो गई या अन्य अलग अलग प्रकार की, कहीं ना कहीं इक्की दुक्की संस्थाओं को छोड़ करके सबका हेतु केवल ये है कि चुनाव के वक्त सभी को अपना भाई याद आता है, अपनी बहन याद आती है, अपना दोस्त याद आता है। पर दुर्भाग्य कि जब कठिन वक्त था, कठिन समय था, तब यदि ये सारे एक हो जाते तो शायद हर घर से एक रोटी निकलती, तो सारे लोगों के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो हो गया भूतकाल था, आगे क्या, आगे के लिए क्या रोड मैप है, आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं उस पर आऊंगा। संजय जी अपना संक्षिप्त में बात रखें, क्या कहना चाहेंगे? मैं उमाकांत जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं उस बात का खंडन करता हूं कि उत्तर भारतीय समाज ने या मैंने मराठी जनता, मराठी मानुष के ऊपर आरोप नहीं लगाया, मैंने महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाया। एक प्रांतवाद, संजय जी महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगा रहे हो, और वही तो चीज हो गई। कंगना रनावत भी यही बोली कि मैंने महाराष्ट्र पे थोड़ी आरोप लगाया, मैंने व्यक्ति पे आरोप लगाया है। सर आपने बोला मैंने व्यक्ति मैंने मैंने महाराष्ट्र की सरकार के कार्यशैली पर आरोप लगाया है। मैंने मराठी मानुष के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। मैं खुद, जैसे अभी तो आपने कहा कि कई संस्थाएं जो काम कर रही है, मेरी खुद की नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान करके संस्था है जो सबसे बड़ा काम जो कर रही है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में अरवी तालुका में। हमने वहां पर जलीय शुआर का बहुत बड़ा प्रकल्प खड़ा करके रखा है वाटर कंजर्वेशन के लिए। खैर उस पर हम बाद में आते हैं। परंतु मैं उमाकांत जी की बात का खंडन करता हूं कि मैंने मराठी मानुष के ऊपर आरोप नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद भी यहीं पर पैदा हुआ हूं, यहीं पर सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये बात आप दिशा भूल न करें और लोगों को भ्रमित न करें कि हमने मराठी मानुष पर आरोप लगाया है। हमने महाराष्ट्र की सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाया है। प्रांतवाद हमारे अंदर नहीं है, हम प्रांतवाद की राजनीति करते नहीं है, हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। एक देश एक निशान, हम उस विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि दूसरी बात और एक कि महाराष्ट्र के अंदर में आरोप लगा रहा हूं मैं सरकार के ऊपर, परंतु आज ये वस्तु स्थिति है कि आज अगर ग्राउंड पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर कोई इलाकों में कोरोना के वॉरियर्स के साथ मिल रहा है, उनके नियोजन लगा रहा है, तो वो मात्र विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस है। उमाकांत जी आप इस बात से नकार नहीं सकते। जिस प्रकार से देवेंद्र जी कोविड के समय में पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने आप में सराहनीय है। देखिए होता क्या है उमाकांत जी, इसके अंदर से जो वहां पर फ्रंट लाइन वॉरियर, अरे यार देवेंद्र फडणवीस की बात क्यों कर रहे हो यार? उत्तर भारतीयों की बात करो, वो कैसे दोबारा अच्छे से रह सके उसकी बात करो। देवेंद्र फडणवीस। अरे वो बीजेपी का मंच तोड़िए यार, ये ना बीजेपी पे चर्चा है ना कांग्रेस पे चर्चा है, फिर यार आप लोग वैसे करते हो। गलत है, ये गलत है यार। अरे उनको बीजेपी पे चर्चा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा, ना कांग्रेस पे चर्चा है, ना देवेंद्र फडणवीस पे चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस अगर आप बोलोगे कि पुरानी बात को भूल जाओ, तो इंसान अगर अपने इतिहास को भूल जाएगा तो भविष्य कैसे सुधारेगा? मैंने आपको पहले उसमें क्या कहा कि इन सब बातों से हमको सीखना है, और उत्तर भारतीय नेता, उत्तर भारतीय समाज, ये सब एक होकर के हमारे उन भाइयों को वापस लाना है, वापस स्थापित करना है, इसकी चिंता हमने करनी चाहिए। ये बात मैंने अपने पहले संजय बाबू मैं उन उत्तर भारतीय नेताओं, एक सेकंड, चर्चा करनी हो तो उन उत्तर भारतीय नेताओं से सवाल पूछो जिनको कांग्रेस ने एमएलए बनाया, कांग्रेस ने एमपी बनाया, बीजेपी ने एमएलए बनाया, बीजेपी ने एमपी बनाया, और राजनीतिक पार्टियों ने एमएलए एमपी बनाया। तो मैं भाई बोल रहा हूँ ना, आप उन उत्तर भारतीयों से बात करो यार। ये कहाँ की बात है? संजय जी उमाकांत जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आप कुछ मत बोलिए। उमाकांत जी आप कुछ मत बोलिए। संजय जी सुनिए, संजय जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे बड़ा विनम्रता से एक चीज पूछना चाहूंगा। देवेंद्र जी का मसला पहली बात तो यहाँ पर आता नहीं है। आप दोनों व्यक्तिगत रूप से बताएं, व्यक्तिगत रूप से। मेरे एक दर्शक है गजेंद्र सिंह लोहिया जी, वो भी एक ही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकारों पर जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, सभी की हो। संजय पांडे जी और उमाकांत जी का, चलिए मैं उनके पास आऊंगा। संजय पांडे जी, कितने बाहर गए मजदूरों का डाटा आपके पास है? कितने नाम आपके पास है? कितने नंबर आपके पास है? क्या योजना आप बना रहे हैं? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के। क्या प्लान है आपके पास में? जो बिहार गया, जो यूपी गया, जो गुजरात गया, जो अहमदाबाद गया, जो अन्य प्रदेश में गया, क्या योजना है? बताइए, आप बताइए, खुलकर बताइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, बताइए खुलकर। रवि जी, ऐसा है कि उसका नियोजन हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश बना रहा है।
लगभग 28 साल। उमाकांत जी, मुस्कुराने से सच्चाई बदल नहीं जाती। हम आपको 1 हफ्ते के अंदर उसका नियोजन पूर्ण ब्लूप्रिंट आपको दे देंगे। 28 लाख लोगों का स्थलांतरण यहाँ से हुआ है और हमने अब एक स्वरूप बना रहे हैं जिसके अंदर में हम उन सब तक पहुंचेंगे और वो वापस उनको कैसे ला करके वो वहां यहाँ पर लाने के बाद में उनको संरक्षित किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में हम पूरी योजना बना रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो पूरी डिटेल ब्लूप्रिंट मैं आपके ही माध्यम से आपके ही चैनल पे पहले उसको जारी करूंगा। संजय जी, अब मैं बता दूं, अब मैं एक चीज अब मैं बताता हूँ। अब एक सेकंड रवि भाई अब सुन लो। जी 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 2 मिनट। संजय भाई ने जो बात, संजय भाई, आप और मैं बैठेंगे और आप डेटा लेकर के आएंगे 1 हफ्ते के भीतर। बिल्कुल 28 लाख का डाटा और आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि कैसे वापस आएंगे। एक बात सुनिए, 28 लाख लोगों का डेटा हमारे पास है जो स्थलांतरित हुए हैं, शायद उससे ज्यादा हुए होंगे। ठीक है, हम उनको संपर्क करके उनको अपने उसमें जोड़ने के लिए वो नियोजन लगा रहे हैं। मैं 28 लाख का डेटा मैं आपको अभी दे दूंगा, परंतु उनके साथ किस प्रकार से जुड़ना और उनको किस प्रकार से कॉन्फिडेंस देना कि हम लोग यहाँ पर है, उत्तर भारतीय समाज आपके लिए यहाँ पर है, जो हुआ उसके ऊपर से अगली बार ना हो, उसका एक गारंटी के तौर पे हम उनके साथ संवाद और संपर्क करना चाहते हैं। उसका मैं नियोजन कर रवि एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उमाकांत जी 1 मिनट लूंगा। आज की 6 तारीख है। संजय पांडे जी 13 तारीख को शाम को 7 बजे इसी संवाद में मिलेंगे। आपके पास एक रोड मैप होगा, कैसे वापस आएंगे। देवेंद्र जी की भूमिका भी आप बताएंगे, चंद्रकांत दादा पाटिल की भी भूमिका बताएंगे और संजय पांडे जी की भूमिका बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बताऊंगा। चलिए भारतीय जनता पार्टी की भूमिका आपसे लेंगे। अब मैं आपको सुनिए रवि जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। संजय पांडे जी भूमिका बनाएंगे, नियोजन बनाएंगे, आगे क्या करेंगे प्लानिंग बनाएंगे। और उमाकांत अग्निहोत्री और उत्तर भारतीय सभा के पास तो पिछले कई सालों से ऑलरेडी प्लानिंग है, बनी हुई प्लानिंग है। नागपुर में 3.5 लाख उत्तर भारतीय सभा के सदस्य हैं जो कंप्यूटर में अंकित हैं। हर साल उनका वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें 25-30 हजार उत्तर भारतीय रहते हैं। और रवि शुक्ला जी, आप तो मंच पे खुद उपस्थित रहते हैं, बताइए उमाकांत अग्निहोत्री झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है? और उत्तर भारतीय सभा गैर राजनीतिक संस्था है। उत्तर भारतीय सभा कोई राजनीति नहीं करती। उत्तर भारतीय सभा सिर्फ बात करती है तो उत्तर भारतीयों के उत्थान के लिए करती है। उत्तर भारतीय सभा अगर बात करती है तो उत्तर भारतीयों के दुख सुख में खड़े रहने की बात करती है। उत्तर भारतीय सभा गरीब लड़कियों की शादी कराती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती है, लोगों को मदद करती है। और अब जो उत्तर भारतीय सभा करने जा रही है वो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी उत्तर भारतीय हैं जो अब वापस आएंगे और आ रहे हैं, और जितने भी उत्तर भारतीय जो यहां पर रहते हैं महाराष्ट्र में, इनको एक चीज समझाएंगे कि आप उत्तर भारतीय सभा के सदस्य बने, किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम ना बने। और जब आप उत्तर भारतीय सभा के सदस्य बनेंगे, आपके पास आई कार्ड रहेगा। उस आई कार्ड पे उत्तर भारतीय सभा के कार्यालय का नंबर रहेगा। उस आई कार्ड पे उत्तर भारतीय सभा के जो जवाबदार लोग हैं, जैसे मैं स्वयं हूं, संजय निरुपम जी हैं, ऐसे लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा और आप रात बिरात आधी रात कभी भी डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकेंगे। और जब आपको तकलीफ होगी तो उत्तर भारतीय सभा का संगठन आपके दरवाजे पे सुनो, मेरी बात सुन लो। संजय पांडे जी पूरी बात मेरी सुन लीजिए। संजय पांडे जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आपने जो बोला कि आप 1 हफ्ते में ये करके आओगे होमवर्क, उत्तर भारतीय सभा जो गैर राजनीतिक दल है वो ऑलरेडी पहले से कर चुका है। और वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप विदर्भ में, नागपुर में किसी को भी पूछ लीजिए, आपको बता देगा। और किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आप रवि शुक्ला को पूछ दीजिए, ये आई विटनेस है उत्तर भारतीय सभा के, ये आई विटनेस है उत्तर भारतीय सभा के कार्य करने की जो शैली है उसके। और ये आई विटनेस है उत्तर भारतीय सभा के सदस्यों का भी। इसलिए उत्तर भारतीय सभा राजनीति नहीं करती, काम करती। जी उमाकांत जी फिलहाल इसलिए रोक रहा हूं मैं अजय जी के माध्यम। पहले संजय जी अपने आप को अनम्यूट करें। आप संजय जी अनम्यूट करें जी। संजय जी
मैं संजय जी बस उमाकांत एक बात जी अब कहूंगा। इसको राजनीति पे लेके जा रहे हैं। नहीं संजय जी, बस एक बात कहूंगा और मैं संजय जी को जाना है, मैं फ्री करूंगा। मैं उमाकांत जी आपके सामाजिक कार्यों का मैं खुद जानकार हूं, मैं उस पर कोई दुमत नहीं रखा हूं, पर ये कहना कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं ये उचित नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं, जो आपका सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। मेरा इतना कहना है उत्तर भारतीय सभा राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं है, इतना मैंने कह रहा है और मैं हमेशा कहता हूं। आप क्या सोचते हैं, गलत सोचते हैं, आप सोचिए, वो आपका विषय, वो मेरा विषय नहीं। ठीक है, मैं संजय भैया आपको फ्री करूंगा, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। अजय सर, एक दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, जितनी भी समाज के लिए संस्थाएं बनती हैं, दिवाली मिलन, होली मिलन और गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों के सत्कार, इन 3 चीजों से आगे ये काम क्यों नहीं करते? आखिरकार कहां फंस जाते हैं? संजय भैया आपके पास समय है, अन्यथा आप अपना आखिरी कमेंट देकर के जा सकते हैं। संजय भैया सुना नहीं, क्या बोला आपने? आपके पास में समय है या आप अपना अंतिम कमेंट देकर के जा सकते हैं? नहीं, मेरा अंतिम कमेंट सिर्फ इतना है सभी उत्तर भारतीय समाज के नेताओं से, उमाकांत जी से और बाकी सभी से, कि समय विकट है, परिस्थिति गंभीर है, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, आपने ज्यादा काम किया, हमने कम किया, पर सिर्फ इतना है कि प्यासे अधरों पर जल की गागर भर देने से मेरी मृत तृष्णा मिट जाती है। इस भाव से हम सभी लोगों को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। उमाकांत जी, आप, मैं, हम सबको अपने समाज को फिर से अपने करीब लाना पड़ेगा, यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा और उनके लिए जितना हो सके उतना कर करके, और ये करने के साथ में महाराष्ट्र की भी प्रगति उन्हीं अपने परप्रांतीय, अपने उत्तर भारतीय मजदूरों के ऊपर ही निर्भर है। अन्यथा और 2 साल 3 साल तक महाराष्ट्र एक आर्थिक संकट के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो ये बात मान के चलिए कि मजदूर हमारे जो वहां चले गए हैं उनको सम्मान पूर्वक और सुरक्षा देते हुए यहाँ पर ला करके स्थापित करना है। उसकी जवाबदारी अगर सरकार नहीं कर पा रही तो हमारे आप जैसे लोग समाज में जो काम कर रहे हैं उनकी जवाबदारी बनती है। और मैं आशा करता हूं कि हम इस जवाबदारी को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने का साहस और हिम्मत ईश्वर हम सबको देगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। अजय जी बहुत बहुत, मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, अन्यथा मैं इस डिबेट को छोड़ने का मेरा मन जरा भी नहीं था। संजय जी अब आएगी। हाँ, अभी आ रही है जी। संजय जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला। मुश्किल से चर्चा में 10 मिनट और चलाऊंगा, लेकिन 13 तारीख को शाम को 7 बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा। अगले रविवार शाम 7 बजे 13 तारीख को मुझे आपका इंतजार रहेगा, और सारे लोग जो देख रहे हैं और बाद में देखेंगे सब आपको सुनना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मैं पक्ष लूंगा, मैं संजय पांडे और किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है, खुल के आपके पास पूरा समय सिर्फ आप अकेले होंगे और मैं रहूंगा, और खुल करके हम चर्चा करेंगे। संजय जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अजय सर रखिएगा, चलिए ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो मैं सुनिए संजय जी, उमाकांत अग्निहोत्री उत्तर भारतीयों के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। अभी आपने कहा था यार, चलिए नहीं उमाकांत जी, कांग्रेस की तरफ से आप बैठिए, आप कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से भी नहीं बैठूंगा। मैं जब कभी बैठूंगा उत्तर भारतीयों की तरफ से बैठूंगा। कांग्रेस की तरफ से बैठने के लिए मेरे पास में मेरा राजनीतिक मंच वो अलग है। जब मैं कांग्रेस के साथ बैठता हूं तो अलग बैठता हूं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले, लेकिन संजय भैया अगले 7 बजे, ठीक है। चलिए संजय भी आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अजय सर ये बताएं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अजय सर एक चीज बताएं कि ये जो संगठन बनते हैं, व्यक्ति खड़े होते हैं, व्यक्ति का निर्माण होता है, आखिरकार ये केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित क्यों रहता है? मैं उमाकांत अजय जी कहें, आवाज आ रही है? अजय जी आवाज आ रही है मुझे, कहें। अजय जी आपको आवाज आ रही है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा
कि उमाकांत जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि मराठी लोगों ने पलायन नहीं करवाया है, पलायन लोगों ने खुद किया है, मराठी उसमें जिम्मेदार नहीं है, मराठियों ने पूरा सहयोग दिया और पूरा काम किया। तो मैंने ये शब्द कहा नहीं था, मैंने मराठियों पर कोई आरोप नहीं लगाया था, मैंने न तो उत्तर भारतीयों पर आरोप लगाया है, मैंने जातिवाद और क्षेत्रवाद और इसमें मेरी कोई किसी शब्द में आया ही नहीं था। सरकार की बात थी कि राज्य सरकार को जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने दी थी पलायन रोकने की, वो उसमें विफल रही थी राज्य सरकार। मैंने उतनी सी बात कही थी और वो एक तथ्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि सारी राज्य सरकारें विफल रही हैं। जहां जहां से पलायन हुआ वो सारी की सारी राज्य सरकारें विफल रही हैं। कुछ एक सरकार की बात नहीं है, एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। कुछ चीजें हो रही हैं जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है। जैसे अभी संजय भाई ने एक ध्यान दिलाया कि जो पोर्टल बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने उसमें भूमिपुत्र की बात कही गई है। तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में तो पहले से ही था, बार बार इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं। कभी राज ठाकरे ने किसी को पीट दिया, कभी कोई रेलवे की भर्ती का एग्जाम देने आया तो उनकी पिटाई होगी। ये सब चीजें तो महाराष्ट्र में सुनी जा रही थी। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, ये बहुत ही गलत है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक तो रूल बनाया है कि हम मध्य प्रदेश के नागरिकों को ही नौकरी देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अब राजस्थान सरकार ने बनाया है, वो भी गलत है। इस प्रकार तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। तो ये जो पूरा यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा, उसका सारा अवधारणा संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो उसको अब केंद्र सरकार को जिम्मेदारी आती है कि केंद्र सरकार इस संबंध में एक, चाहे तो पार्लियामेंट का सेशन 14 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें एक बिल पास करवाए, सर्वसम्मति बनाए कि राज्य सरकारें इस तरह की कानून नहीं बना सकती कि उन्हीं के लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो उत्तराखंड में भी इस तरर की बात चलती रहती है, रेगुलर चलती रहती है। वहां पर तो यही कहा जा रहा है कि आप बोनाफाइड हैं कि नहीं है, तो ये पहले से चल रहा है कुछ जगह पर। जम्मू कश्मीर में तो था ही था। तो क्या सारे देश को जम्मू कश्मीर बनाने की योजना बन रही है और सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल है? सिर्फ शिवसेना शामिल नहीं है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, राजस्थान में कांग्रेस शामिल है। तो ये सब जो मानसिकता है ये गलत है। देश को एक रूप में लेना, हमने धीरे धीरे इस, ठीक है, जब आजादी मिली उसके बाद राज्यों को जोड़ा गया और एक यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया इसको, तो धीरे धीरे जो हमारे आजादी के रहनुमा थे और जो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उनकी मंशा ये थी कि धीरे धीरे इसको एक कंट्री के रूप में हम लेंगे। इसीलिए ये सब कहा गया कि देखिए, राज्यसभा का चुनाव जो था वो राज्यों में होता था, उसको भी बदला गया। मनमोहन सिंह जी असम से चुनाव लड़ते, वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से थे, यूपी से लड़ते थे। तो ये सारी चीजें, जो लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के रहने वाले थे, गुजरात से लड़ते और राज्यसभा में भी आए, बाहर से राज्यसभा में भी आए जब चुनाव हार गए थे दिल्ली में राजेश खन्ना से। तो इस तरह ये जो चीजें हैं, इसको एक रूप बनाना राष्ट्र को, वो जरूरी है। और ये जो इधर से जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा लगी है, जैसे महाराष्ट्र में इंडस्ट्री ज्यादा लगी या गुजरात में इंडस्ट्री ज्यादा लगी, तो यूपी और बिहार का व्यक्ति वहां पर काम करने गया, वहां पर रोजगार ज्यादा हुआ। अब राज्य सरकारें खुद तो इंडस्ट्री लगा नहीं रही है, या तो राज्य सरकारें, अब देखिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो मेरे पास वापस आया है मेरा नागरिक, मैं उसको वापस नहीं जाने दूंगा, यही रोजगार दूंगा। लेकिन इसके बावजूद आज की स्थिति ये है कि जो महाराष्ट्र से व्यक्ति आए थे, जो दिल्ली से व्यक्ति आए थे वहां यूपी में, उसमें से 50% लौट चुका, अप्रोक्सीमेटली 50% लौट चुका। तो इसका मतलब यूपी ने जो वादा किया था, योगी जो वादा कर रहे थे, उसमें विफल रहे, उन्होंने वो रोजगार नहीं दे पाए हैं। और ये सच है कि आज, जो मैंने पहले भी बात कही, कि महाराष्ट्र से जो लोग वापस आए, आज वो बिल्कुल भीख मांगने की स्थिति में है। जो चोरी की घटना आपने बताई ना, चोरी की घटनाएं हुई हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो वो तथ्य है, सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। आपको फिर महाराष्ट्र जाना होगा, आपको फिर दिल्ली आना होगा। लेकिन जो विफलता हुई उस समय, वो सामाजिक संस्थाओं की भी हुई, उत्तर भारतीय संस्थाओं की भी हुई, अगर महाराष्ट्र में हुई, तो राजनीतिक दलों की भी हुई, कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी उस वक्त बनती थी। और इंडस्ट्री हुई, सरकार की हुई, सभी के सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। जो आपका विषय है, जो हेडिंग है आपका कि कौन जिम्मेदार, तो मैं समझता हूं सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सभी को मिलकर उस वक्त बैठक करनी चाहिए थी, विचार विमर्श करना चाहिए था। सरकार एक राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करती उस समय, तब जरूरी अच्छा होता और ये पलायन होता ही नहीं। ये बहुत जरूरी था, राज्य सरकारों ने ये काम किया ही नहीं।
राज्य सरकारों को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाना चाहिए था, उत्तर भारतीय संस्थाओं के उमाकांत जी को बुलाना चाहिए था, और ये सब लोग बुला करके विचार विमर्श करके सबको जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी दी जाती कि आप ये व्यवस्था करेंगे, आप ये व्यवस्था करेंगे, आप ये व्यवस्था करेंगे, कोई जाएगा नहीं और इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी शुरू करना है। अब इंडस्ट्री भी उतनी देर से शुरू होगी और उतना पूरे देश के जीडीपी पर असर पड़ रहा है, जो आर्थिक स्थिति है देश की खराब हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी हैं। लेकिन यह है कि जिम्मेदारी, मेरा मानना यह है, राज्य सरकारों की ज्यादा थी, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री फेल हुई ना, उनकी इंडस्ट्री बंद हुई है ना, राज्य सरकारों की इंडस्ट्री बंद हुई ना, रेवेन्यू उनका खराब हुआ है ना, केंद्र का तो बाद में बात है, उसका टैक्स का कुछ हिस्सा ही केंद्र को जा रहा है ना, बाकी तो सारा वहां के लोग रोजगार चलाते हैं, मराठी भी वहीं से उन्हीं के बल पर ही कमाई करते हैं, क्योंकि सारी जो वहां पर बनाया गया है, महाराष्ट्र बना, मुंबई बना, उसमें भारतीयों की बहुत भूमिका है, बड़ी भूमिका है। अगर मराठियों ने उनको रोजगार दिया है, मराठियों की भूमिका है, तो उत्तर भारतीयों की भी भूमिका है। इसलिए जिम्मेदारी ऐसे समय में, संकट के काल में सबकी मिलकर बनती थी, सारे विफल हुए। आदरणीय अजय सर ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ में हमें वो पक्ष बताया, वो पहलू बताया कि आज उत्तर प्रदेश के भीतर में वहां पर जो वादा हुआ वो भी असफल हुए, फेल हुए, तो महाराष्ट्र में भी सरकार कहीं ना कहीं कम पड़ गई। दिल्ली के भीतर 13 मार्च को मैं खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं नागपुर एयरपोर्ट से सुबह 13 मार्च को ही सुबह चढ़ा, कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी महाराष्ट्र की स्थिति, दिल्ली की स्थिति तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। कहने का मतलब है आदरणीय अजय सर ने जो बताया कि जिम्मेदारियां सबकी है, और आज के टाइटल को जो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया कि सरकारों की, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा थी। लेकिन आदरणीय अजय सर की एक चीज बहुत अच्छी कि आदरणीय उमाकांत जी को, आदरणीय सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए था, बैठक करनी चाहिए थी। ऐसा क्यों होता है इस देश के भीतर कि जब सांसद का, विधायक का जब पेमेंट बढ़ाने की बात आती है तो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब गरीब की, जनता की बात आती है तब लोग बचने की कोशिश करते हैं, तब लोग निकलने की कोशिश करते हैं। उमाकांत जी कहें। देखिए, अजय सेठिया जी ने जो कहा, अजय सेठिया जी ने मेरी बात से ही सहमत होकर वही बात बोल दी। उनके बोलने का तरीका अलग था, मेरे बोलने का तरीका अलग था। और जो अजय सेठिया जी ने जो अंत में बात बोली, वो मैंने बात सबसे पहले बोली थी कि विफलता से अछूती ना सरकार है ना सरकारें हैं। यानी कि विफलता सरकार की भी है और विफलता सरकारों की भी है, ये मैंने सबसे पहले बोला था। और जब बात होती है यह विफलता कहां हुई, क्यों हुई, कब हुई, किसके विषय में हुई, तो यह विफलता कोरोना काल में हुई, उत्तर भारतीयों के विषय में हुई। तो चर्चा सिर्फ कोरोना काल की और उत्तर भारतीयों की ही होनी चाहिए। वहां ना देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए, ना वहां मोदी होने चाहिए, ना वहां कांग्रेस होनी चाहिए और ना वहां भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। प्रॉब्लम कैसी है कि ये जो उत्तर भारतीयों की तकलीफ हुई, ये तकलीफ सिर्फ इसलिए हुई कि उत्तर भारतीय तो हमें चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों कि ये उत्तर भारतीय हमें नगर सेवक बना दे, ये उत्तर भारतीय हमें एमएलए बना दे, ये उत्तर भारतीय हमें एमपी बना दे, ये उत्तर भारतीय हमें देश का बड़ा नेता बना दे। लेकिन जब इन उत्तर भारतीयों के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए, तब उनके लिए आगे कोई खड़ा नहीं होता है, तब उनके उन समस्याओं की समाधान करने के लिए कोई विचार नहीं करता है, और तब उनकी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई वो व्यक्ति आगे नहीं आता है कि जिसके दिल में ये दर्द हो कि आज अगर मैं नगर सेवक हूं तो अपने कहीं ना कहीं उन उत्तर भारतीय भाइयों का योगदान तो है। मुझे अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने टिकट भी दी है तो कहीं ना कहीं इन उत्तर भारतीय भाइयों का योगदान तो है। इनके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनके लिए हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। मुंबई के जितने भी एमएलए हैं, मुंबई के जितने भी उत्तर भारतीय नगर सेवक हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, आमदार, खासदार, नगर सेवक कोई भी है, तुमको प्रतिनिधित्व इसलिए मिला है किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्योंकि तुम उत्तर भारतीय समाज से आते हो। तो खाली टिकट लेने के लिए, नगर सेवक बनने के लिए और आमदार, खासदार बनने के लिए उस राजनीतिक पार्टी में मत रहो। तुम्हारे समाज के ऊपर, तुम्हारे भाई बहनों के ऊपर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आती है
तो उस राजनीतिक दल में रहते हुए बिंदास अपनी बात कहने का माजदा रखो, समाज की बात करो, और जब समाज की बात करोगे, सही बात करोगे, तब समाज तुमको भी सिर पे बिठाएगी और तुमको समाज का सिरमौर बनाएगी। और नहीं तो ऐसे हाशिए पे चले जाओगे। ऐसे कई उत्तर भारतीय नेता आए। एक उत्तर भारत में कहावत चरितार्थ है कि काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है। तो ये उत्तर भारतीय एक बार तो तुम्हें नगर सेवक भी बना देंगे, एक बार आमदार भी बना देंगे, एक बार खासदार भी बना देंगे, लेकिन फिर इतिहास तो नहीं कह रहे हैं, पूछेगा नहीं है। क्या बोले सेठिया जी? मैंने कहा संजय निरुपम को तो नहीं कह रहे आप। नहीं सेठिया जी, फिर आप गलत बोल रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। संजय निरुपम जी इतने कर्मठ व्यक्ति हैं, संजय निरुपम जी इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। उत्तर भारतीयों के लिए संजय निरुपम जी दिन रात काम करते हैं। उनके ऊपर अगर कोई ईमानदारी पे, उनके काम पे अगर कोई उंगली उठाता है तो मैं उस आदमी को एक ही चीज बोलूंगा, समय निकालकर बंबई आ जाओ और संजय निरुपम जी की काम करने की शैली और उनकी मेहनत कितनी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं वो उत्तर भारतीयों के लिए, आके देख लो। हाथ कंगन को आरती का मैंने व्यंग किया है महाराज उमाकांत जी, मैंने आपको व्यंग किया है। संजय निरुपम जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं आपको उनसे पुराना, आपसे पुराना उनको जानता हूं, वो मुझे आपसे पुराना जानते हैं। मैंने व्यंग किया और महाराष्ट्र ने भी जो संजय निरुपम जी को प्यार दिया है, संजय निरुपम जी कभी नहीं भूल सकते। 3 बार सांसद बना के संजय निरुपम जी को महाराष्ट्र ने दिया है। मेरा 40 साल से पुराना परिचय है उनका, आपका उतना नहीं, मैं मानता हूं आपका कि आपका मुझसे ज्यादा पुराना परिचय है। लेकिन जब उत्तर भारतीयों, जब मैंने जो बोला ना, जब उत्तर भारतीय नेताओं का मामला आता है तो उत्तर भारतीय नेताओं को उत्तर भारतीय सिर्फ नगर सेवक, एमएलए, एमपी बनने के लिए चाहिए, उनके कोटे में टिकट चाहिए सबको। लेकिन जब उनके लिए काम करने की बारी आती है, उनके सवाल उठाने की बारी आती है, तो फिर वो उनको डर लगता है, अरे यार मैं अपनी राजनीतिक पार्टी में अगर अपने समाज की बात उठाऊंगा, उत्तर भारतीयों की बात उठाऊंगा, तो अगली बार मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली बार मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। अरे तुम ये क्यों भूल जाते हो, तुम्हें टिकट ही उत्तर भारतीयों के बारे में मिली थी। तुमको इसलिए मिली थी क्योंकि एक उत्तर भारतीय को हमारी राजनीतिक दल में प्रतिनिधित्व देना है करके तुमको टिकट मिली थी। हाँ, आमदार बनने के बाद, नगर सेवक बनने के बाद और एमपी बनने के बाद तुम किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक समाज के नहीं रह जाते हो, तुम उस वोटर के रहते हो जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वोटर हैं, हर वोटर ने तुमको वोट दिया है, चाहे वो महाराष्ट्रियन भाई हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गुजराती हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, तुमको सबका काम करना है। लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं भूलना है, राजनीतिक पार्टियों का गुलाम नहीं बनना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाओगे उत्तर भारतीय नेताओं। आदरणीय उमाकांत जी ने जो बातें रखी, मैं उमाकांत जी की इस बात को समर्थन करता हूं कि उन्होंने सबसे पहली लाइन में, पूरे शो के सबसे पहली लाइन में बता दिया था कि सरकार और सरकारें दोनों विफल रही हैं। अजय सेतिया जी ने अंत में हमें ये चीज समझाया कि किस तरह से वहां की सिस्टम, वहां का कार्य प्रणाली असफल रहा। यदि इंडस्ट्रीज को बिठा करके, नेताओं को बिठा करके, प्रतिनिधियों को बिठा करके, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उन्हें बिठा करके एक जगह पर चर्चा की जाती, तो शायद इस देश के भीतर जो इतने 8 करोड़, मेरे पास में एक डेटा खुला हुआ है, डाटा के आधार पर खुद देश की केंद्र सरकार ने माना है कि 8 करोड़ से अधिक या 8 करोड़ का पलायन हुआ है। ये पलायन शायद रोका जा सकता था यदि हम आत्मविश्वास में ले लेते उन्हें, जो कि जा रहे थे। बहरहाल जा तो चुके हैं, लेकिन वापस लौटने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बन रही हैं, उस पर जल्द से जल्द वे क्रियान्वित होंगी। हम ये विश्वास जताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि आदरणीय अजय सेतिया जी ने, आदरणीय उमाकांत जी और संजय भैया ने जो भी चीजें कही, सार ये है कि क्या हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को दोषी तो ठहराएंगे, लेकिन हम आपस में जब तक इन राजनीतिक पार्टियों और अन्य के रूप में बटे रहेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। सर, 2 लाइन में एक उत्तर चाहूंगा और मैं आज का ये कार्यक्रम खत्म करना चाहूंगा। अजय सर, मेरी एक आपत्ति है, देश के भीतर यदि कोई पलायन करता है, प्रवासी शब्द कितना उचित समझते हैं और कितना अनुचित समझते हैं आप, अजय सर? नहीं, मैंने तो पहले कहा कि राष्ट्र को एक रूप में लेना होगा। ये जो राज्य सरकारें इस तरह की बात करती हैं कि हम अपने ही नागरिक को, अपने ही राज्य के नागरिक को नौकरी देंगे,
ये इस चीज को नुकसान पहुंचा रही है, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रही है। और जब हम राष्ट्र को एक, तो ये बात ही फिर सवाल ही पैदा नहीं होगा कि उनको हम प्रवासी कहें या कुछ कहें, क्योंकि वो यूपी का नागरिक है, भारत का नागरिक है। वो यूपी का नागरिक नहीं है, वो महाराष्ट्र का नागरिक नहीं है। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। हम जब पासपोर्ट भरते हैं तो हम इंडियन भरते हैं, हम यूपी वाला, दिल्ली वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं भरते हैं। तो इसलिए प्रवासी शब्द कहना, ये सब जो किया है, मीडिया का करा धरा है, ये गलत है, मैं मानता हूं। उमाकांत जी, प्रवासी शब्द पर आपत्ति है आपको या नहीं है, या कल मैं देहरादून से नागपुर आऊंगा तो कहेंगे प्रवासी रवि शुक्ला वापस आ गया है? देखिए, ये थोड़ी सी समझ का फर्क है। प्रवासी शब्द तो गलत नहीं है, लेकिन प्रवासी शब्द तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हम हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये प्रवासी हिंदुस्तानी है, ही इज एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। लेकिन ये नॉन रेसिडेंट इंडियन हिंदुस्तान में तो ये शब्द यूज नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये शब्द यूज करते हैं, मैं ये उनके बुद्धि और उनके विवेक पे छोड़ देता हूं कि कौन शब्द कहां यूज करना चाहिए। धन्यवाद। भारत की मीडिया ने प्रवासी शब्द इतना ज्यादा चलाया कि मैं खुद अपने आप को यह सोच रहा था कि जिस दिन मैं देहरादून से नागपुर पहुंचूंगा तो मेरे साथ क्या लगेगा, प्रवासी रवि शुक्ला, प्रवासी शिक्षक या प्रवासी व्यक्ति आया हुआ है, चलो उससे मिल करके आते हैं। बहरहाल चर्चा को आदरणीय उमाकांत जी, आदरणीय अजय जी और संजय भैया ने अंतिम रूप दिया। अजय सर, सबसे पहले मैं आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप की ये विशेषता है। आदरणीय उमा भैया, मैं आपको बताऊं कि अजय सर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और अन्य चैनल्स पर बैठकर अपना बहुमूल्य समय देते हैं। उसके बावजूद उन्होंने हमें अपना समय दिया। यकीनन अजय सर का हम सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दों पर हम बहस करें, चर्चा करें, बहस नहीं, हम चर्चा करें और मिल करके बात करें, तो आदरणीय अजय सर का मार्गदर्शन हम सभी को मिलना चाहिए। अजय सर, बहुत शुक्रिया। आदरणीय उमाकांत अग्निहोत्री जी, आपने अपना समय दिया। आपका समय मुंबई के भीतर आप हैं, कितना व्यस्त रहता है मुझे पता है, उसके बावजूद आपने समय दिया। आदरणीय उमाकांत जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके प्रति जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जिम्मेदारियां एक नए स्वरूप में, नए रूप में, सरकार में आप हैं, सरकार में आपकी, मुझे पता है। मैं अजय सर आपको बताऊं कि जब होटल के भीतर विधायकों को रखा गया था, तब उमाकांत जी के ऊपर में जिम्मेदारी दी गई थी एक कुछ नंबर्स की, विधायकों की, कि इनका ख्याल आप रखेंगे। तो ये उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे तो उनका बाहर निकलना भी मुहाल था। पता था बाहर उमाकांत अग्निहोत्री खड़े हैं। तो उमाकांत जी की सरकार में चलती भी है। यकीनन उमाकांत जी, हम आपसे चाहेंगे कि एक ऐसी नीति बनाएं जो व्यक्ति सचमुच में जरूरतमंद है, उत्तर प्रदेश और बिहार लौटा है और आज उसके पास रोजगार नहीं है, उन्हें वापस लाएं, उनके लिए व्यवस्थाएं करवाएं। और कुछ, यदि आपने कुछ कम नंबर्स का भी कर लिया तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। उमाकांत जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जरूर होगा ये काम, जरूर होगा ये काम। और संजय पांडे जी ने अपना समय दिया। संजय पांडे जी हमारे साथ थे और संजय पांडे जी का बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा एक आपत्ति दर्ज करता हूं, आज फिर से दर्ज करके इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। राजनीतिक पार्टियों को और इस देश को इस चीज से बचना होगा कि हम उत्तर भारतीय मोर्चा बना रहे हैं, शेड्यूल्ड मोर्चा बना रहे हैं, ट्राइबल मोर्चा बना रहे हैं, हम अपंग मोर्चा बना रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार के मोर्चे बना करके हम खुद इन्हें बांटने का काम करते हैं। यदि राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा बदल लेगी, सिर्फ एक विंग होगी जहां पर हिंदू भी काम करेगा, मुसलमान भी काम करेगा, ब्राह्मण भी काम करेगा, शेड्यूल्ड भी काम करेगा, मुसलमान भी काम करेगा, तब शायद बहुत अच्छी तरह से इस देश के भीतर राजनीति भी हो सकती है। क्योंकि एक शहर के भीतर यदि 6 विधानसभाएं हैं तो राजनीतिक पार्टियां देखती है कि 2 उत्तर भारतीय देंगे, एक अल्पसंख्यक देंगे, एक शेड्यूल देंगे, एक इसको देंगे। इसके कारण हमें उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता और शायद यही एक कारण है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं उस प्रकार से तरक्की नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए। ऐसा दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना समय दिया, अपना हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत शुक्रिया जो बाद में देखेंगे। अजय सर, उमाकांत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।